Guys, what's up? Good evening to all of you. Very good evening. Good evening. Very good evening. जल्दी से फटाफट से वीडियो को शेयर कर दो। और पहले मेरे को ये बताओ कि आज आवाज़ एकदम क्लियर है? आवाज़ क्लियर आ रही है? कोई इशू तो नहीं है? लास्ट क्लास में मैंने देखा वो थोड़ा सा जो डिपॉजिट्स वाला चैप्टर हमने किया था, तो उसमें थोड़ा सा वो कुछ इशू था। वो आई डोंट नो व्हाई इट वाज हैपनिंग, बट अभी मेरे को बताओ, अभी ठीक है? एकदम बढ़िया है, सेट है। चलो, ये जो चैप्टर है ना, जिसकी आज आप क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस करने वाले हो, दिस चैप्टर इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, पेपर में काफी ज्यादा वेटेज का आता है एक ये वाला चैप्टर। और अगर कंपनी लॉ में से हम बात करें, एक तो शेयर कैपिटल एंड डिवेंचर्स हो गया, और दूसरा वाला हो गया अपना जनरल मीटिंग्स वाला चैप्टर। ठीक है, मीटिंग्स एंड जनरल मीटिंग्स, बेसिकली मतलब एजीएम ईजीएम वाला जो मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन वाला चैप्टर है। ठीक है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब ये दो चैप्टर तो ना एकदम भयंकर सॉलिड तुमको पढ़ के जाने हैं। ठीक, तो बहुत ज्यादा इसमें से आता है। ठीक, चलो, और एक क्वेश्चन मैं बोलूंगा कि इस चैप्टर में से शॉर्ट आपको देखने को मिलेगा फॉर द टॉपिक बायबैक। मतलब बायबैक का तो पक्का एक क्वेश्चन मान के चलो कि इन एनी केस आना ही आना है। ठीक है, 110% मतलब पॉसिबिलिटी होती है कि बायबैक का एक क्वेश्चन वो आपसे पूछेगा ही पूछेगा। ठीक है, बाकी और भी कुछ पूछ सकता है, लाइक राइट इशू पूछ सकता है, बड़े सारे प्रोविजन है, क्योंकि ये चैप्टर की रेंज इज फ्रॉम 43 से लेके 72 तक। तो 43 से स्टार्ट होता है और 72 तक जाता है। तो देर इज ह्यूज कवरेज इन दिस चैप्टर। काफी ज्यादा रेंज कवर हो जाती है इसके अंदर। एंड सिमिलरली मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन में आपका 88 से स्टार्ट होता है और 122 तक जाता है। तो वो भी काफी ज्यादा रेंज कवर करता है, इसीलिए दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, हेलो टू ऑल, गुड इवनिंग टू ऑल, गुड इवनिंग अंश, रोहन, नंदिनी, गुड इवनिंग। चलो, अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं विद शेयर कैपिटल एंड डिवेंचर्स। ठीक है, एक एक चीज मैं बताता हूं, सुनो। जब हम कोई भी क्वेश्चन सपोज पेपर में कर रहे हैं, ठीक है, कोई एग्जामिनेशन क्वेश्चन आया आपके सामने, ठीक, अब सपोज करो कि वैसे तो ऐसा हो ही ना कि कोई क्वेश्चन तुमको ना आता हो, बट स्टिल अगर मेरे पास क्योंकि कुछ डाउट्स आए ऐसे वाले, तो मैं उसको कलेक्टिवली रिस्पॉन्ड कर रहा हूं यहीं पे कि अगर मान लो ऐसा हो जाए कि कोई क्वेश्चन नहीं याद आ रहा है कि क्या है कैसे है, ठीक है, अगर तो उस पे प्रोविजन पे ही डाउट है, तो फिर तो आप कुछ नहीं कर सकते। बट अगर फ्रेमिंग में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आ भी रही है, तो मैं बोलूंगा उससे रिलेटेड जो प्रोविजन पता हो ना वो लिख देना। ठीक है, डोंट एवर लीव द क्वेश्चन। कभी भी ना पेपर में क्वेश्चन छोड़ के मत आना। मतलब जैसे सपोज बायबैक से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आया, अगर मुझे उससे रिलेटेड प्रोविजन भी पता है ना, हल्का बहुत भी अगर मेरे को आइडिया है, तो जितना मेरे को आइडिया है मैं उतना लिख दूंगा। ठीक है, उतना लिख देना। इन एनी केस यू नीड नॉट टू लीव दैट क्वेश्चन। आपको छोड़ना नहीं है, क्योंकि छोड़ा तो भैया फिर तो वो जीरो है ना। फिर एग्जामिनर जो आपका पेपर चेक करेगा, वो बंदा कभी यहां लिख के ऐसे नहीं करने वाला कि आंसर नंबर 4। अब वो आपने लिखा ही नहीं है, तो वो नहीं लिखेगा आंसर नंबर 4 और उसके बाद आपको आपको मार्क्स दे रहा है उसके। ही इज नॉट गोइंग टू अलॉट यू एनी मार्क फॉर दैट। बट अगर तुमने कुछ भी लिखा है भाई, उसको एक नंबर भी लगाना कि शायद इसका बनता है प्रोविजन का, तो वो दे देगा। ठीक है, तो सर एक नंबर से क्या ही फर्क पड़ता है? 39 और 59 वाले को पता होता है एक नंबर से क्या फर्क पड़ता है। ठीक है, और एक ही नंबर से बहुत कुछ फर्क पड़ जाता है। तो डोंट एवर 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 कभी भी आपको कोई क्वेश्चन छोड़ के नहीं आना है। कभी कोई क्वेश्चन छोड़ के नहीं आना है। ठीक है, जरा सा भी। और देखो, कभी बना के भी लिखते हो ना, तो थोड़ा रिलेटेबल बना के लिखा करो। ऐसा नहीं कि बिल्कुल कुछ भी कहानी लिखनी शुरू कर दी। डोंट डू दैट। ठीक, चलो, वी विल स्टार्ट विद शेयर कैपिटल एंड डिवेंचर। सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। एंड आई एम प्रिज्यूमिंग, जब भी मैं ये वाला सेशन लेता हूं, क्वेश्चन आंसर सेशन, तो मैं ये प्रिज्यूम करके चलता हूं कि तुम लोगों ने रिवीजन कर लिया चैप्टर की। फिर मैं बोल रहा हूं, अगर तुम इस भरोसे आए कि ये सेशन करके तुमको चैप्टर रिवाइज हो जाएगा, तो भैया टोटली गलत अप्रोच है। पहले चैप्टर रिवाइज करो, फिर उसके क्वेश्चन की स्टडी करो। ठीक है, अगर चैप्टर ही रिवाइज नहीं करा, गो टू रिवीजन वीडियोस, पहले चैप्टर करो। बिना चैप्टर के ये करना असंभव है। ठीक, कुछ लोग तो गलती इसी चक्रव्यूह में फंसे हुए हैं। इससे कोर्स रिवाइज कर लेंगे, बस इतना इतना कर लेंगे और 40 आ जाएंगे। भाई बहुत गलत स्टडी कर रहे हो, बहुत ही गलत तरीके से। सीधी सीधी मैं बात बोल रहा हूं। ठीक है,
प्राइवेट प्लेसमेंट में जो सेक्शन में लिमिट दी हुई है विपुल, वो 50 की दी हुई है, रूल्स में 200 लिखा हुआ है, और इसलिए हम 200 को फॉलो करते हैं, यानी एक फाइनेंशियल ईयर में हम 200 वाह सर वाह, 200 की लिमिट चेक करते हैं, ठीक है, और 200 की लिमिट में QIBs काउंट नहीं होते। हाँ, एक्ट में 50 लिखा है, रूल्स में 200 लिखा है, करेक्ट है, वी हैव टू फॉलो 200। वो जब सेक्शन आया था तो 50 बोला, फिर बोले सच हायर नंबर एज मे प्रिस्क्राइब्ड इन द रूल्स, तो रूल में 200 प्रिस्क्राइब हो गया, तो आपको 200 ही लेके चलना है, बट उस 200 के अंदर फिर QIB और एम्प्लॉइज को काउंट नहीं करते, जिनको ESOP के थ्रू शेयर अलॉट होते हैं, या फिर QIBs को काउंट नहीं करते, ठीक है, वो दोनों को काउंट नहीं करते हम 200 में। चलो शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर से स्टार्ट करते हैं, और सबसे पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं आराम आराम से। VRS कंपनी, और तुम लोगों को अगर आंसर आता है तो फटाफट से चैट पे लिख देना पहले से। हाँ 200 नहीं 200, आज से यही बोलना है, ठीक है, आज से कभी कोई पूछे, इन्विजिलेटर कोई या एग्जामिनर इंटरव्यूअर कोई बोले ना, तो आज से ही रट लो, ठीक है, करण सर ने बोला था 200, तो 200 बोलना है, ठीक है। दिखा एक बार मेरे को दिखाना विपुल वो वाला क्वेश्चन जो बोल रहे हो आप, ठीक है। VRS कंपनी लिमिटेड इज होल्डिंग 45% ऑफ द टोटल इक्विटी शेयर इन SV कंपनी लिमिटेड, ठीक है, एक कंपनी है कोई VRS, तुम सिंपल रखो V कंपनी है, ठीक है, वो V कंपनी के पास 45% शेयर्स हैं, किसके, S कंपनी के। द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ S कंपनी डिसाइडेड टू रेज द शेयर कैपिटल बाय इशूइंग फर्दर इक्विटी शेयर, ठीक है, अब इस कंपनी ने बोला मैं और फर्दर इक्विटी शेयर इशू करना चाहती हूं, ओके। द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर रिजॉल्व नॉट टू ऑफर एनी शेयर टू द VRS कंपनी, और ये SV कंपनी जो थी, इसके जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स थे, यानी जो बेसिकली डायरेक्टर्स थे, उन्होंने ये डिसाइड करा कि एक काम करते हैं, हम जो फर्दर शेयर इशू करना चाहते हैं ना, हम उसमें से कोई भी शेयर VRS को ऑफर नहीं करेंगे। अच्छा ले लो, ऑन द ग्राउंड, अच्छा हमने पूछा भाई क्यों नहीं करोगे, तो उन्होंने ग्राउंड रखा दैट इट वाज ऑलरेडी होल्डिंग अ हाई परसेंटेज ऑफ द टोटल नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, ऑलरेडी वो हमारे 45% शेयर होल्ड करके बैठे हैं, तो हम उनको कोई और शेयर ऑफर नहीं करना चाहते, हम ये वाले जो एग्जिस्टिंग शेयर है ना, शेयर होल्डर है ना, इनको शेयर ऑफर नहीं करेंगे, हम बाकियों को शेयर ऑफर कर देंगे। द आर्टिकल्स ऑफ द कंपनी प्रोवाइडेड दैट न्यू शेयर शुड फर्स्ट बी ऑफर टू द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी, जबकि उस कंपनी के AOA में भी लिखा था कि आपको अपने, अगर कभी भी तुम फर्दर कैपिटल रेस करोगे, फर्दर शेयर इशू करोगे, तो पहले तुम्हें अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को शेयर ऑफर करने पड़ेंगे, वो लेना चाहेंगे तो लेंगे, नहीं लेना चाहेंगे तो फिर आप बाहर देना, AOA में भी लिखा था। बट द कंपनी डिड समथिंग एल्स, कंपनी ने क्या करा, SV कंपनी ऑफर्ड न्यू इक्विटी शेयर टू ऑल द शेयर होल्डर एक्सेप्ट VRS, पता नहीं इसको VRS से क्या दुश्मनी थी, इस कंपनी ने क्या करा, VRS को छोड़ के बाकी सारे शेयर होल्डर को ऑफर दे दिया। आप बताओ क्या ये ऑफर एकदम करेक्ट है या गलत है? टोटली गलत है सर, सेक्शन नंबर 62 लगेगा फॉर फर्दर इशू, और फर्दर इशू जब भी कभी कंपनी लेकर आती है तो हमेशा फर्स्ट राइट किसका होता है, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर का। कंपनी कभी फर्दर कैपिटल रेस करेगी, फर्दर इशू लेकर आएगी, द कंपनी हैज टू इशू द फर्दर शेयर्स, तो कंपनी को पहले ऑफर देना पड़ेगा किसको, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को। तो ये जो प्रपोजल रखा गया या ये जो कंपनी ने किया, क्या ये लॉ के हिसाब से सही था या गलत था? तो हम बोलेंगे गलत था, इसमें लॉ का भी वायलेशन हुआ है, एज वेल एज अपने आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन को भी आपने क्या कर दिया, वायलेट कर दिया है। अब इसी को आपको सारा लिख के समझाना है, पहले 62 का प्रोविजन लिख देना, फिर उसके बाद फैक्ट से रिलेट करो एज गिवन इन द क्वेश्चन SV। अब मैं कुछ लैंग्वेज नहीं पढ़ रहा इसकी, मैं खुद से बोल दे रहा हूं, वही लिख देना भले ही, as given in the question, yeah, as per the above facts, it has been observed that SV Limited wanted to raise the further capital, ठीक है, but the company issued the shares to all shareholder except that VRS company, which is not true as per the provision, because whenever the company issues further share, it is an obligation on the company as per section 62 that the company has to offer the share to the existing shareholder। फिर उसके बाद लास्ट में कंक्लूजन लिख देना कि यहां पर कंपनी ने क्या करा, VRS को इशू नहीं करा है, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, ये कंपनी लॉ का भी वायलेशन हो गया है, एज वेल एज आपके आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन का भी क्या हुआ है, वायलेशन हुआ है। क्लियर क्लियर, सेक्शन 62 पर ये क्वेश्चन बेस्ड था। कंपनी को कोई ऐसी लीगल अथॉरिटी, कहीं लॉ में ऐसा नहीं लिखा कि तुम किसी शेयर होल्डर को इशू ना करो और बाकियों को कर दो, ये टोटली गलत है। आप जो ये कर रहे हो, कंपनी ऐसा नहीं कर सकती, कंपनी किसी भी एक एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को इग्नोर नहीं कर सकती, सारे एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को आपको ऑफर करना पड़ेगा। यू कैन नॉट इग्नोर एनी सिंगल इक्विटी शेयर होल्डर हु इज योर एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर। एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को आप कभी भी मना नहीं कर सकते। ठीक 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 ठीक, जल्दी बोलो। क्वेश्चन 1 क्लियर है? क्लियर क्लियर क्लियर। चलो क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। What are the provisions of the Companies Act 2013 relating to the appointment of debenture trustee? ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन है, इजी हो गया। और ले क्या करना है इसके अंदर? सर इसके अंदर तो कुछ भी नहीं बताना, बस ये बताना है डिबेंचर ट्रस्टी अपॉइंट कब होगा,
जब कंपनी पब्लिक इशू लेकर आती है डिबेंचर्स का, तो उस केस में डिबेंचर ट्रस्टी अपॉइंट करना मैंडेटरी हो जाता है। या फिर आप डिबेंचर्स इशू कर रहे हो 500 लोगों से ज्यादा को, डिबेंचर ट्रस्टी अपॉइंट करना क्या हो जाएगा, मैंडेटरी। और जब आपका डिबेंचर ट्रस्टी अपॉइंट करना मैंडेटरी हो जाएगा तो आपको उसके साथ एक डिबेंचर ट्रस्ट डीड बनानी पड़ेगी। कोई मेरे को डिबेंचर ट्रस्ट डीड का फॉर्मेट बता सकता है, मतलब फॉर्म नंबर बता सकता है? Anyone out of you can tell me the form number of डिबेंचर ट्रस्ट डीड? डिबेंचर ट्रस्ट डीड किस फॉर्म में बनती है? जल्दी जल्दी जल्दी, डिबेंचर ट्रस्ट डीड कौन से फॉर्म में बनती है? 3 2 ये वाला फॉर्म नंबर याद रखना, ठीक है? मतलब कुछ कुछ ऐसे स्पेसिफिक फॉर्म नंबर रहेंगे जो अंश शर्मा पिटना है एकदम नालायक, कह रहा डीपीटी। डीपीटी कहां से आ गया? डीपीटी डिपॉजिट है लल्लू। डीपीटी, बे भगवान, तुम फॉर्म नंबर से भी ये याद रखा करो कि गलती हो सकती है तो पकड़ में आ जाएगी। डीपीटी इज डिपॉजिट, तो डीपीटी 2 क्यों लिखेंगे? हाँ करेक्ट है, SH12 इज द फॉर्म, डीपीटी 2 नहीं होता, डीपीटी 2 तो डिपॉजिट्स में चला जाएगा, ठीक है? तो डिबेंचर ट्रस्टी के साथ डिबेंचर ट्रस्ट डीड बनेगी आपकी SH12 में। और आप डिबेंचर ट्रस्टी किस किस को अपॉइंट नहीं कर सकते? सर पहला, जो बंदा कंपनी में बेनिफिशियली शेयर होल्ड करता है वो डिबेंचर ट्रस्टी नहीं बन सकता, क्योंकि वो अपनी पोजीशन को कभी जस्टिफाई नहीं कर पाएगा। या फिर वो प्रमोटर है, डायरेक्टर है, KMP है, या फिर ऑफिसर और एम्प्लॉय है, किसका? कंपनी का, कंपनी की होल्डिंग का, कंपनी की सब्सिडरी का, या कंपनी की एसोसिएट का। अब ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, इसमें कुछ ऐसा समझाने वाला नहीं है। ऑलरेडी रिवीजन में मैंने तुमको ये लाइंस करवाई हुई है कि किस किस केस में आप डिबेंचर ट्रस्टी नहीं बन सकते। या फिर वो बंदा फाइनेंशियली बेनिफिशियली एंटाइटल्ड है टू मनी विच आर टू बी पेड बाय द कंपनी अदरवाइज देन एज रेम्यूनरेशन, उसने कंपनी से कोई पैसा लेना है अदर देन रेम्यूनरेशन। या फिर उसने कंपनी का पैसा चुकाना है, कंपनी का या कंपनी की सब्सिडरी का या होल्डिंग का या उसकी एसोसिएट का, या कंपनी की होल्डिंग की कोई दूसरी सब्सिडरी, मतलब उसकी फेलो सब्सिडरी का। हैज फर्निश्ड एनी गारंटी, या फिर उस बंदे ने खुद ने गारंटी दी हुई है। या फिर हैज एनी पेक्यूनरी रिलेशनशिप, या फिर इसका कंपनी के साथ क्या है, पेक्यूनरी रिलेशनशिप है। अब एक चीज ध्यान रखना, जब आप डिबेंचर ट्रस्टी की बात कर रहे हो ना, तो डिबेंचर ट्रस्टी के लिए इन्होंने यहां पर रिलेशनशिप की अमाउंट बताई हुई है, मतलब इन्होंने पेक्यूनरी मॉनेटरी रिलेशनशिप कितना है उसका अमाउंट डिस्क्लोज किया हुआ है। यहां पे ये लिमिट दी हुई है, कितना अमाउंट है? 2% और मोर ऑफ इट्स ग्रॉस टर्नओवर और टोटल इनकम और 50 लाख और सच हायर अमाउंट एज मे प्रिस्क्राइब विच एवर इज लोअर, ठीक है? आपका ग्रॉस टर्नओवर या टोटल इनकम, इन दोनों में से जो भी है उसका 2%, बेसिकली 2% ऑफ योर ग्रॉस टर्नओवर और 50 लाख विच एवर इज लोअर। इन दोनों में से जो लोअर आएगा ना वो निकाल लो आप। निकाल लिया आपने लोअर अमाउंट। आपका इतने अमाउंट या इससे ज्यादा अमाउंट का क्या नहीं होना चाहिए, पेक्यूनरी रिलेशनशिप नहीं होना चाहिए। बट जब आप डिपॉजिट्स वाले केस में डिपॉजिट ट्रस्टी देखते हो ना, तो वहां वाले केस में ये लाइन नहीं लिखी हुई है, मतलब कोई अमाउंट नहीं लिखा हुआ, वहां ये लिखा हुआ है हैज एनी मटीरियल पेक्यूनरी रिलेशनशिप। गेटिंग माई पॉइंट? तो जब आप डिपॉजिट वाला टॉपिक देख रहे हो तो डिपॉजिट वाले केस में बेटा जी यहां पर जब आप डिपॉजिट ट्रस्टी की डिस्क्वालिफिकेशन चेक करते हो तो वहां पर लिमिट नहीं लिखी, ये चीज ध्यान रखना, छोटे छोटे पॉइंट। बट डिबेंचर ट्रस्टी वाले केस में यहां पर लिखा हुआ है, ठीक? या फिर वो बंदा रिलेटिव है, या एनी प्रमोटर और एनी पर्सन हु इज इन द एम्प्लॉयमेंट ऑफ द कंपनी एज अ डायरेक्टर और KMP। तो सीधा सीधा क्वेश्चन है, सीधा सीधा क्वेश्चन है, कह रहा है मैंने डिबेंचर ट्रस्टी की जगह डिपॉजिट ट्रस्टी का फॉर्म बता दिया था। ठीक है, सीधा सीधा क्वेश्चन है, डायरेक्ट आंसर आएगा, कोई ऐसा घुमा फिरा के क्वेश्चन नहीं है, ठीक है? अगला क्वेश्चन और डायरेक्ट क्वेश्चन है, क्या कोई भी कंपनी इक्विटी शेयर इशू कर सकती है विद द डिफरेंशियल वोटिंग राइट? हाँ, सेक्शन 43 बोलता है कि आप इक्विटी शेयर इशू कर सकते हो विद द डिफरेंशियल वोटिंग राइट, बट उसके लिए आपको रूल 4 वाली कंडीशंस पूरी करनी पड़ेंगी। और रूल 4 में कितनी कंडीशंस है सर? रूल 4 में कंडीशंस है टोटल 7, ठीक है जी? रूल 4 में कितनी कंडीशंस है? टोटल 7। पर सर ये तो H तक जा रहा है, 8 कंडीशंस है। 8 लिखने में नजर आ रही है बट एक ओमिटेड है, तो एक कंडीशन बीच में नहीं है, ठीक है? ये रहा, ये कंडीशन पहले हुआ करती थी, अभी नहीं है। टोटल 7 कंडीशंस आर देयर। 7 कंडीशन आपको क्या क्या पूरी करनी पड़ेंगी, जल्दी जल्दी तुमको याद दिला देता हूं। AOA में पावर होनी चाहिए, आर्टिकल में पावर होनी चाहिए। दूसरा, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा, ठीक है? तीसरा 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 और हाँ, एक चीज ध्यान रखना, अगर कंपनी के शेयर्स रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड हैं तो इन दैट केस आपको शेयर होल्डर से अप्रूवल भी लेना पड़ेगा बाय पोस्टल बैलेट। तो उस केस में फिर ये जो OR पास होगा ना, ये कैसे पास होगा? बाय द वे ऑफ पोस्टल बैलेट, ठीक है? और पोस्टल बैलेट का सेक्शन कौन सा होता है? 110। उसमें भी लिखा हुआ है कि मैंडेटरी कौन कौन सी चीजें हैं, कौन कौन से रेजोल्यूशन है जिनको पोस्टल बैलेट से ही पास किया जाएगा। तो वहां लिखा हुआ है कि अगर आप इक्विटी शेयर विद DVR इशू करना चाहते हो तो पोस्टल बैलेट से क्या होगा? रेजोल्यूशन पास होगा, ठीक है? टोटल 74% से ज्यादा नहीं इशू कर सकते, मतलब जो आप DVR वाले शेयर इशू करोगे, डिफरेंशियल वोटिंग राइट वाले, वो टोटल वोटिंग पावर के 74% से ज्यादा नहीं हो सकते। चौथा, कंपनी ने
पिछले तीनों ही साल दोनों ही चीज का डिफॉल्ट नहीं किया होना चाहिए। सर कौन सी दोनों चीज? फाइनेंशियल स्टेटमेंट और एनुअल रिटर्न, दोनों चीजों का डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए पिछले 3 कॉन्सेक्यूटिव ईयर्स में। इमीडिएटली प्रीसीडिंग 3 consecutive years you must not have defaulted in both the things, financials और annual return। फाइनेंशियल बोले तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का फॉर्म बता दो जल्दी जल्दी, दिल खुश हो जाएगा। एक तो एंड है बीच में, ध्यान रखना, और पिछले तीनों साल दोनों चीज का डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए, तो आप इशू कर पाओगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट। हाँ जी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट AOC4, और एनुअल रिटर्न किस में जाती है? MGT7। सेक्शन याद है? अरे सर शुक्र मनाओ, फॉर्म बता दिया हमने। AOC4 कौन सा सेक्शन? सेक्शन नंबर 137। MGT7 एनुअल रिटर्न सेक्शन नंबर 92। अब देखो ये ऐसे सेक्शन है, अगर इनको याद भी कर लो, और याद करने नहीं पड़ेंगे यार, इतनी जगह ये सेक्शन रिपीट होते हैं, बाय डिफॉल्ट याद हो जाएंगे तुमको, ठीक है। फिर कंपनी का कोई सबसिस्टिंग डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए कुछ चीजों में, कि कंपनी ने जिस समय आप डीवीआर इशू करना चाह रहे हो उस समय डिफॉल्ट एग्जिस्ट, सबसिस्टिंग का मतलब होता है उस समय एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए, ठीक है। किन किन चीजों का? कि आपने पैसा मार रखा है मैच्योर्ड डिपॉजिट का, प्रेफरेंस शेयर का, डिवेंचर का, या इनके इंटरेस्ट वगैरह का, वो सब पैसे नहीं मारे होने चाहिए। और कंपनी ने डिफॉल्ट नहीं किया होना चाहिए कुछ चीजों का। सर F और G पॉइंट सेम नहीं हो गया? नहीं, F पॉइंट बोल रहा है जब आप डीवीआर इशू कर रहे हो उस समय इन चीजों के डिफॉल्ट नहीं होने चाहिए, और ये बोल रहा है तुमने कभी भी जिंदगी में कभी भी इन चीजों का डिफॉल्ट नहीं किया होना चाहिए। ये रिवीजन वाले नोट्स देख लेना, उसमें बड़ा क्रिस्टल क्लियर एकदम पॉइंट वाइज बना के बता रखा है, ठीक है। बट फिर सर ऐसे तो जी वाले पॉइंट की वजह से हम लोग फंस जाएंगे। मतलब अगर कंपनी ने कभी भी आजीवन में ये वाली गलती कर दी, जैसे मैं इसका एक एग्जांपल देता हूं, इसमें लिखा हुआ है कि तुमने कभी भी डिफॉल्ट नहीं किया होना चाहिए किसी शेड्यूल्ड बैंक के लोन के रीपेमेंट का या उसके इंटरेस्ट का। अब सोच के देखो, किसी कंपनी ने आज से 15 साल पहले कभी किसी बैंक से लोन लिया था और उस बैंक का इंटरेस्ट जो था वो डिफॉल्ट कर दिया था, बस कभी एक बार 15 साल पहले। तो आज अगर कंपनी डीवीआर इशू करना चाहती है तो नहीं कर पाएगी, क्योंकि लॉ की लैंग्वेज क्या लिखी हुई है? कंपनी हैज नॉट डिफॉल्टेड। तुमने कभी भी डिफॉल्ट नहीं किया हो तो भाई ऐसे तो कंपनी फंस गई। इसीलिए इसमें फिर एक प्रोवाइजो ऐड किया गया था कि अगर कंपनी ने ये वाले डिफॉल्ट किए भी हुए हैं ना कभी पास्ट में, तो पूरी लाइफ टाइम तुम पे ऐसा बार नहीं लगा देंगे कि तुम डीवीआर इशू नहीं कर सकते। एक काम करो, पहले तो ये देखो कि आपने ये डिफॉल्ट को ठीक किया था या नहीं किया था। सर किया था। जिस फाइनेंशियल ईयर में आपने ये डिफॉल्ट को ठीक कर लिया था उस फाइनेंशियल ईयर के एंड पे आ जाओ, और उस एंड से 5 साल बीत जाने चाहिए, यानी तुमको पहले 5 साल पश्चाताप करना पड़ेगा। जहां आपने डिफॉल्ट करा डीवीआर नहीं ला सकते, फिर इसके बाद 5 जब आपने ठीक करा तब भी डीवीआर नहीं ला सकते, इस साल का एंड आया तब भी डीवीआर नहीं ला सकते, इसके बाद 5 साल। यानी मैं सिंपली बोलना चाहता हूं जिस साल में डिफॉल्ट ठीक हुआ उस साल के एंड से 5 साल वेट करो पहले, फिर आप डीवीआर ला सकते हो। और सुनो, एग्जामिनर क्वेश्चन इन्हीं पॉइंट्स पे बनाता है। देखो ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन है, उसने बोला कंडीशंस बताओ। पेपर में अगर केस स्टडी, मेरे को बोलो केस स्टडी बनाने को, तो भाई मैं तो इसी पॉइंट पे बनाऊंगा कि एक कंपनी थी, उसने कभी 10 साल पहले ऐसे लोन लिया था, उसका इंटरेस्ट डिफॉल्ट किया था, अभी पिछले साल हमने इंटरेस्ट पे कर दिया है, इस साल डीवीआर लाना चाहते हैं, तो बताओ हम डीवीआर ला सकते हैं? नहीं ला सकते। नहीं ला सकते बिकॉज ऑफ द प्रोवाइजो, अभी 5 साल वेट करना पड़ेगा। पर बेटा ये वाला जो 5 साल वाला पॉइंट है ये सिर्फ इस वाले क्लॉज के लिए है, जी वाले क्लॉज के लिए, एफ वाले क्लॉज के लिए नहीं है। सपोज अगर कि तुमने एफ वाला जो डिफॉल्ट था, लाइक तुमने मैच्योर्ड डिपॉजिट का पैसा देना था, पिछले साल तुम डिफॉल्ट में थे, ठीक है, डिफॉल्ट था, अभी डीवीआर लाने से 2 महीने पहले मैंने वो डिफॉल्ट ठीक कर लिया, क्या मैं आज डीवीआर ला सकता हूं? नहीं ला सकता। ला सकता हूं। किसने मना करा है कि तुमको अभी 5 साल रुकना पड़ेगा? वो 5 इयर्स वाला पॉइंट इस वाले पॉइंट के लिए, सिर्फ जी क्लॉज के लिए स्पेसिफिकली, सबके लिए नहीं है, ये ध्यान रखना, ठीक है। एंड लास्ट इसकी तुमने कुछ सिक्योरिटी लॉज है उनमें डिफॉल्ट नहीं किया होना चाहिए, लाइक तुमने आरबीआई एक्ट का कोई डिफॉल्ट, मतलब तुमको पेनल्टी ना लगी हो इन एक्ट्स के अंतर्गत, लाइक तुम्हारे को पिछले 3 साल में आरबीआई एक्ट में कोई पेनल्टी ना लगी हो, सेबी एक्ट में कोई पेनल्टी ना लगी हो, एससीआरए के अंदर कोई पेनल्टी ना लगी हो, फेमा के अंदर कोई पेनल्टी ना लगी हो, या कोई स्पेशल एक्ट के अंदर पेनल्टी ना लगी हो। ये सातों कंडीशंस अगर पूरी हो गई तो आप डीवीआर लेकर आ सकते हो, अदरवाइज आप डीवीआर इशू नहीं कर सकते। क्लियर? चलो क्वेश्चन नंबर 4, अगेन वेरी इजी क्वेश्चन है ना, डायरेक्ट क्वेश्चन। डायरेक्टर्स ऑफ मार्स मोटर्स इंडिया लिमिटेड डिजायर टू ऑल्टर द कैपिटल क्लॉज ऑफ द मेमोरेंडम। कंपनी अपना ऑल्टरेशन ऑफ कैपिटल करना चाहती है, तो ऑल्टरेशन ऑफ कैपिटल होता है एज पर सेक्शन 61, और 61 में 5 केसेस बताए हुए जिस तरीके से आप अपनी कैपिटल को क्या कर सकते हो? ऑल्टर कर सकते हो। तो वो बोल रहा है बताओ किस किस तरीके से कैपिटल क्लॉज को ऑल्टर किया जा सकता है। बहुत ईजी है, ऑथोराइज शेयर कैपिटल को अगर बढ़ाना है तो ऑल्टरेशन हो सकती है, या फिर आपको शेयर्स को कंसोलिडेट करना है या आपको शेयर्स को सब डिवाइड करना है तो हो सकता है,
या फिर आपको अपने फुल्ली पेड अप शेयर्स को स्टॉक में कन्वर्ट करना है, या वाइस वर्सा स्टॉक को शेयर्स में कन्वर्ट करना है। एंड लास्ट इज की या फिर आपको अपने शेयर्स को कैंसिल करना है, जो शेयर्स ना तो लिए गए और ना ही अग्री किए गए कि ये लिए जाएंगे, मतलब हमने ऑफर करे बट ना तो किसी ने सब्सक्राइब करा और वो आपको सब्सक्राइब करेगा भी नहीं, देन वी विल कैंसिल द शेयर्स। तो इन पांचों केसेस में कंपनी क्या कर सकती है, ऑल्टर कर सकती है। और ये ध्यान रखना, ऑल्टरेशन करने के लिए तुमको क्या पास करना पड़ेगा, OR, दैट इज ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन। तो इन ऑल्टरेशन के लिए आपको OR पास करना पड़ेगा। एक तो आर्टिकल में पावर होनी चाहिए, OR पास करना पड़ेगा। और OR पास करने के बाद पता है क्या, सेक्शन 64 बोलता है कि जब जब तुम किसी भी वजह से अगर अपनी कैपिटल को ऑल्टर करोगे ना, तो आपको एक फॉर्म नंबर SH7 जो होता है, साथ में अपना ऑल्टर्ड वो MOA की कॉपी, वो आपको भेजनी पड़ती है। किसके पास, ROC के पास। हाँ, AOA में पावर भी होनी चाहिए और आपको ROC के पास भेजनी पड़ती है विद इन 30 डेज ऑफ द ऑल्टरेशन। तो यू हैव टू सेंड फॉर्म नंबर SH7 अलॉन्ग विद द ऑल्टर्ड MOA टू द ROC। ठीक है, और इसमें OR चाहिए, हमेशा ध्यान रखना। जब आप ऑल्टरेशन ऑफ कैपिटल करते हो तो इट ऑलवेज रिक्वायर ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन। यहां पर आपको OR चाहिए होगा, SR की कोई रीजन यहां पर कोई सीन नहीं दिया हुआ है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 5, विच फंड में बी यूटिलाइज्ड बाय अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी फॉर परचेजिंग बायबैक। ओ, किसका क्वेश्चन है, बायबैक का। और वो पूछ रहे हैं बताओ कौन से फंड से आप बायबैक कर सकते हो, यानी द क्वेश्चन इज आस्किंग अबाउट सोर्सेज ऑफ बायबैक। बताओ कि कहां कहां से बायबैक हो सकता है, और साथ में ये बताओ कि किस किस केस में बायबैक नहीं हो सकता है। तो भैया बायबैक के लिए हम क्या यूज कर सकते हैं, हम अपने फ्री रिजर्व यूज कर सकते हैं, हम सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट यूज कर सकते हैं, या फिर हम अर्लियर इशू की प्रोसीड्स जो आई थी उसे यूज कर सकते हैं। ठीक है सर, बट ध्यान रखना, अर्लियर इशू की जो प्रोसीड्स आई थी उसे यूज कर सकते हो, बट सेम काइंड का बायबैक नहीं होगा। वो तो बेवकूफी हो जाएगी ना, इक्विटी इशू करके इक्विटी का ही बायबैक करने लग जाऊं, तो ये थोड़ी होएगा, ये तो पागल बनती है। फ्री रिजर्व यूज कर सकते हो, SPR यूज कर सकते हो, प्रोसीड ऑफ द इशू ऑफ एनी शेयर ऑफ स्पेसिफाइड, हाउएवर बायबैक ऑफ एनी काइंड ऑफ शेयर और स्पेसिफाइड सिक्योरिटी कैन नॉट बी मेड आउट ऑफ द प्रोसीड ऑफ एन अर्लियर इशू ऑफ द सेम काइंड। आपने जो पहले शेयर इशू किए थे वो, और जिसका बायबैक करना चाह रहे हो, ये दोनों शेयर्स का काइंड सेम नहीं होना चाहिए। सर इक्विटी से पैसा उठा के प्रेफरेंस का बायबैक हो सकता है, हाँ। प्रेफरेंस से पैसा उठा के इक्विटी का बायबैक हो सकता है, हाँ। इक्विटी से ही पैसा उठा के इक्विटी का ही बायबैक कर रहे हो, यार ये क्या तरीका है। फिर इक्विटी इशू क्यों करा, और बायबैक ही करना था तो, और जब इशू करा तो फिर बायबैक क्यों कर रहे हो, मतलब क्या गेम चल रही है क्या, मजे चल रहे हैं यहाँ पे, चल कुछ करते हैं, आज कुछ नहीं है करने को, पहले इशू करेंगे फिर बायबैक करेंगे। तो सेम काइंड के प्रोसीड से आप सेम काइंड का बायबैक नहीं करोगे। ठीक है, और स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज का मतलब क्या होता है कि आप शेयर सिक्योरिटीज का भी बायबैक कर सकते हो, साथ ही में ESOP वगैरह का भी क्या कर सकते हो, बायबैक कर सकते हो। फिर इसने बोला किस किस केस में बायबैक अलाउ नहीं होता, तो आप अपनी सब्सिडरी के थ्रू या किसी भी सब्सिडरी के थ्रू बायबैक नहीं कर सकते, इन्वेस्टमेंट कंपनी के थ्रू बायबैक नहीं कर सकते। ठीक है, या फिर जब आपका डिफॉल्ट चल रहा है इन सब चीजों का, तो आप बायबैक नहीं कर सकते। पर फिर अगेन वही वाली बात है, अगर मान लो तुमने डिफॉल्ट को ठीक कर लिया और 3 साल बीत गए हैं डिफॉल्ट को ठीक हुए, यानी तुम 3 साल पश्चाताप कर चुके हो, तो फिर आप बायबैक कर सकते हो। या फिर तुमने अगर इन 4 सेक्शन का डिफॉल्ट कर रखा है, सेक्शन 92 एनुअल रिटर्न, उसके बाद आपने 123 डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड, 127 डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द डिक्लेयर्ड डिविडेंड, एंड 129 फॉर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपरेशन एंड कीपिंग ऑफ दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, इनका अगर डिफॉल्ट किया हुआ है तो आप बायबैक नहीं कर सकते। क्लियर। क्वेश्चन 6 मैं बोलूंगा इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मे भी रिपीट हो सकता है, और रिपीट होगा तो बहुत 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 फायदा देकर जाएगा, क्योंकि एज इट इज क्वेश्चन आएगा। ठीक है, मतलब अगर ये क्वेश्चन रिपीट हुआ तो सेम सेम डिट्टो सेम क्वेश्चन रिपीट मिलेगा, कुछ भी छेड़ा खानी क्वेश्चन में नहीं होने वाली। पढ़ना क्वेश्चन को। मिस्टर ए वॉज हैविंग 500 इक्विटी शेयर्स ऑफ ओपन स्काई एयरक्राफ्ट लिमिटेड। ठीक है सर, एक कंपनी है जिसका नाम है ओपन स्काई एयरक्राफ्ट लिमिटेड, और इसके पास उसके 500 शेयर्स हैं। मिस्टर बी एक्वायर्ड दी शेयर्स ऑफ द कंपनी फ्रॉम मिस्टर ए। तो मिस्टर बी ने ये शेयर खरीदे थे मिस्टर ए से, बट द सिग्नेचर ऑफ मिस्टर ए, जो ए के सिग्नेचर थे, द ट्रांसफरर। अच्छा, मैं मान लो ए हूं और तुम कौन हो, बी हो, तो मैंने तुम्हें शेयर बेचे, मैं कौन हूं, ट्रांसफरर, और तुम कौन हो, ट्रांसफरी। ठीक है, तो मेरे जो सिग्नेचर थे ना, ट्रांसफरर के जो सिग्नेचर थे वो फॉर्ज्ड थे, मतलब वो उसने नकली वकली मार दिए। ओ, द कंपनी रजिस्टर्ड द शेयर इन द नेम ऑफ मिस्टर बी। अब कंपनी ने क्या करा कि शेयर रजिस्टर कर दिए, किसके नाम में, मिस्टर बी के नाम में, यानी तुम्हारे नाम में शेयर रजिस्टर हो गए। कल को तुमने क्या करा, उसमें से 100 शेयर आगे सी को बेच दिए। अब मैंने तुम्हें शेयर बेचे जिसमें फॉर्जरी हुई है, और तुमने वो शेयर आगे किसको बेच दिए, सी को बेच दिए। जब तुमने शेयर आगे सी को बेचे,
तो हुआ क्या, मिस्टर बी और मिस्टर सी को पता ही नहीं था कि ऐसी कोई फॉर्जरी हुई हुई है। तो बताओ ए बी और सी तीनों के पास क्या क्या राइट है और क्या क्या रेमेडीज अवेलेबल है। तो मैं एक चीज बताऊं, सिंपल आंसर इसका ये है, सेक्शन 46 बोलता है कि भैया शेयर सर्टिफिकेट जो होता है ना वो प्राइमा फेसी एविडेंस होता है। प्राइमा फेसी एविडेंस का मतलब होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड प्राइमा फेसी, ये वर्ड लिखा हुआ है, ये प्राइमा फेसी का मतलब क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड प्राइमा फेसी, ये क्या है। प्राइमा फेसी का मतलब होता है ऑन द फेस ऑफ इट, कि सामने से देख के तो ये लग रहा है भैया देखो तुम ऑनर हो, ठीक है, जिसका नाम उसमें चढ़ा हुआ है, उसमें शेयर सर्टिफिकेट में लिखा हुआ है, तो वो बंदा ऑनर है। और कंपनी ने क्या करा है, कंपनी ने क्या करा है, कंपनी ने, क्योंकि ए ने बी को जब शेयर बेचे थे तो कंपनी ने तो किसके नाम में शेयर सर्टिफिकेट इशू कर दिया, अब बी के नाम में। तो शेयर सर्टिफिकेट देख के तो ये नजर आ रहा है कि भैया जो बी है वो ऑनर है। बट फॉर्जरी जब आती है ना, जब फॉर्जरी, तो फॉर्जरी फॉर्जरी लीड्स टू नलिटी, मतलब वो ट्रांजैक्शन को क्या कर देगी, नल कर देगी और उसका कोई इफेक्ट नहीं रहेगा। मतलब ट्रांसफरी के पास कोई राइट नहीं है, कंपनी को उसी बंदे का नाम रीस्टोर करना पड़ेगा इन द रजिस्टर ऑफ मेंबर। और दूसरी चीज और ध्यान रखना कि जो बंदा, जैसे मैंने तुम्हें शेयर बेचे थे, तो क्या मैंने जो शेयर पे वो सर्टिफिकेट पे ट्रांसफर पे साइन किए थे वो फॉर्ज्ड थे, तो तुम्हारे पास जो टाइटल आया वही गलत आया। जब आपके पास ही टाइटल गलत आया तो भैया आप आगे टाइटल कैसे ट्रांसफर कर सकते हो। नो वन कैन ट्रांसफर अ बेटर टाइटल एज ही हिमसेल्फ एज नॉट नेमो डेट क्वाड नाउ नेबेट, आपके पास ही टाइटल नहीं है, आप आगे कैसे ट्रांसफर कर सकते हो। तो बी ने जो सी को बेचा था वो भी नल हो गया। यानी एक तरीके से इस पूरी ट्रांजेक्शन का इफेक्ट क्या आया कि कंपनी को क्या करना पड़ेगा, बी का नाम हटा के वापिस से ए का नाम रिस्टोर करना पड़ेगा। ऑल दो बी और सी दोनों बोनाफाइड परचेजर है, मतलब उन दोनों ने तो बिल्कुल विदाउट एनी रॉन्ग इंटेंशन, उन्होंने तो गुड फेथ में ये शेयर खरीदे थे। बट क्योंकि इस बंदे ने फॉर्जरी कर रखी थी तो फॉर्जरी वाले केस में कोई राइट रेमेडी अवेलेबल नहीं होगी। बट हां, जिस बंदे ने फॉर्जरी की थी यानी जो ए बंदा था, उसके अगेंस्ट एक्शन हो जाएगा, वो क्रिमिनली भी लायबल होगा और साथ में वो बी और सी को जो भी लॉस हुआ होगा उसके लिए क्या करेगा, कॉम्पेंसेशन पे करेगा। सो दिस इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। कि इस केस में क्या होगा सर, पहले तो 46 का प्रोविजन बता देना, पहले तो 46 का प्रोविजन बता देना। ओके देव की, पहले तो 46 का प्रोविजन बता देना कि भैया ऐसे ऐसे शेयर सर्टिफिकेट जब इशू हो जाता है और उस पे कॉमन सील में इशू हो जाए या फिर दो डायरेक्टर और या फिर एक डायरेक्टर और सीएस साइन कर दे तो फिर वो प्राइमा फेसी एविडेंस बन जाता है टाइटल का, ठीक है। बट फिर आप लिख देना कि फोर्स्ड ट्रांसफर जो होता है, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, दिस क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज ऑफ दिस पैराग्राफ ओनली, कि फोर्स्ड ट्रांसफर जो होता है सर वो नल क्रिएट कर देता है, यानी कि इट लीड्स टू अ नलिटी ऑफ द ट्रांजेक्शन, ट्रांजेक्शन विल बिकम नल एंड वॉइड। इट डज नॉट गिव द ट्रांसफरी एनी टाइटल टू द शेयर। सिमिलरली बी ने सी को जो आगे पास ऑन किया वो भी कोई टाइटल नहीं था। इन ऑल दीज केसेस कंपनी जो भी राइट देगी, डिविडेंड ये वो सब ए को ही मिलेगा, कंपनी को ए का नाम रिस्टोर करना पड़ेगा, ठीक। Now come to question number 7. Ramesh, a resident of New Delhi, sent a transfer deed duly signed by him as a transferee and his brother Suresh as a transferer. इन दोनों ने आपस में शेयर्स कुछ खरीदे बेचे, ट्रांसफरर ट्रांसफरी के बीच में कोई ट्रांजेक्शन हुई। फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रांसफर कंपनी को भेजा इन्होंने रियान एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड, और इसका आरओ कहां पर है, मुंबई में, ठीक है, भेज दिया। He did not receive the transfer share certificate even after the expiry of 4 month. लो 4 महीने हो गए भाई, तुमने अभी तक कंपनी ने कोई उसको जवाब ही नहीं दिया, बताओ क्या लाइबिलिटी है। अब ये पेनल्टी का क्वेश्चन है, स्ट्रेट फॉरवर्ड पेनल्टी याद करनी पड़ेगी। ऑफिसर इन डिफॉल्ट एंड कंपनी पिलेंगे कितने रुपए पे, 50,000 रुपए पे, क्योंकि टाइम लिमिट 1 महीने का होता है। 4 महीने हो गए, तुमने कोई जवाब ही नहीं दिया। तो भैया सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई घुमाव नहीं है क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 8 सिंपल है, मुश्किल तो नहीं लग रहा, जल्दी बताओ, मुश्किल लग रहा है? 1% भी तुमको मुश्किल लग रहा है, ऐसा लग रहा है और ये क्या चल रहा है, या आसान लग रहा है? चलो क्वेश्चन नंबर 8, Growmore Limited share capital is divided into different classes. Now, the Growmore Limited intends to vary the rights attached to the particular class of share. Oh, section 48. सर ये सेक्शन कैसे याद रहते हैं यार? देखो कुछ कई बार पढ़ोगे ना तो ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगे, कोई ऐसा रॉकेट साइंस नहीं है कि ओ पता नहीं कौन सा ऐसा हमने वो रामलिंगम का चूरन खाया है ना। कोई पेनल्टी अगर देखो, स्पेसिफिकली मैं बोलता हूं कि पेनल्टीज वाले पे इतना प्रेशर नहीं लेते कि पेनल्टीज को याद करते रहे अपन बैठ के, उसके चक्कर में सारा मैस क्रिएट कर ले।
अगर मान लो वो पेनल्टी याद आती है वेल एंड गुड, नहीं याद आती तो फिर कुछ नहीं कर सकते उस केस में, जो भी दिमाग में है फिर वो लिख देना। ठीक। ग्रो मोर लिमिटेड शेयर कैपिटल इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट क्लास। कंपनी चाहती है मैं अपने शेयर होल्डर के राइट्स को वेरी करूं, 48 सेक्शन लगेगा। और सेक्शन नंबर 48 बोलता है कि भैया अगर तुम्हें वेरिएशन करना है राइट का, क्या करना है, वेरिएशन करना है, तो कैसे कंसेंट लेनी पड़ेगी। अब इन्होंने बड़ा ऐसा पैराग्राफ फॉर्मेट में लिखा हुआ है, मैं तुमको बड़ा क्रिस्टल क्लियर 1 मिनट दिखाता हूं। वही, यदि आपको शेयर होल्डर राइट को वेरी करना है तो सेक्शन लगेगा 48। देखो, अगर आपको शेयर होल्डर के राइट्स को वेरिएशन करना है तो पहले आप क्या कर सकते हो, आपको कंसेंट लेनी पड़ेगी राइटिंग में, किसकी, या तो होल्डर ऑफ 3/4 ऑफ द टोटल इशूड शेयर ऑफ दैट क्लास। होल्डर मतलब कि नंबर वाइज आपको 3/4 लोगों की क्या लेनी पड़ेगी, कंसेंट, या फिर आप एसआर पास करा लो, दोनों में से किसी भी एक तरीके से कंसेंट ले लेना। और आप क्या कर सकते हो, आप वेरिएशन राइट को मतलब एक्सरसाइज कर सकते हो और राइट्स को वेरी कर सकते हो। ठीक है, बट ये वेरिएशन भी तब हो पाएगा, मतलब तुम ये कंसेंट तो ले लोगे पर वेरिएशन भी तब हो सकता है अगर प्रोविजन ऑफ सच वेरिएशन, सच पे मैंने बड़ा फोकस किया, जिस प्रोविजन की बात हो रही, जिस प्रोविजन को वेरी करने की बात आप कर रहे हो, उस वेरिएशन को ओरिजिनल इशू वाली टर्म्स में प्रोहिबिट नहीं किया होना चाहिए, और उस प्रोविजन को वेरिएशन करने के लिए एमओए एओए में लिखा होना चाहिए। मतलब एमओए एओए में ये चीज लिखी होनी चाहिए कि अगर ये चीज को वेरी किया जाए तो कर लिया जाएगा। वेरिएशन मस्ट बी मेंशन्ड इन द एमओए एओए एंड दैट वेरिएशन कैन बी ओनली डन। अगर मान लो एमओए एओए में नहीं भी लिखा तो भी कर सकते हो वेरिएशन, बट ये ध्यान रखना फिर कि टर्म्स ऑफ इशू जो था उसमें फिर आपकी क्या नहीं हो चाहिए, वो वाली वेरिएशन प्रोहिबिटेड नहीं होनी चाहिए। सर आप क्या बोल रहे हैं, क्वेश्चन वाला थोड़ा समझाओ ना। वैसे तो रिवीजन में भी बताया बट स्टिल एक बार और बता देता हूं। मान लो कि लेट से कोई 12% वाले प्रेफरेंस शेयर इशू हुए, ठीक है, पहली बात, क्या मैं 12% का डिविडेंड राइट 13% कर सकता हूं, दिस इज द वेरिएशन ऑफ राइट। तो अब मैंने बोला वेरिएशन ऑफ राइट के लिए पहले तो आप कंसेंट ले लो, इधर दिस और दिस, दोनों में से कोई भी एक चीज हो जानी चाहिए। ठीक है, दूसरी चीज, अब ये चेक करो क्या एमओए एओए में इस चीज की परमिशन दी हुई है, क्या एमओए एओए में लिखा हुआ है कि द कंपनी इज अलाउड टू चेंज द डिविडेंड राइट। अगर लिखा हुआ है तो ही वेरिएशन हो सकता है, नहीं तो नहीं हो सकता। चलो मैं कह रहा हूं एमओए एओए में भी नहीं लिखा, नहीं लिखा तो फिर जो प्रेफरेंस शेयर इशू हुए थे, तो जो उसकी टर्म्स ऑफ इशू थी, इशू करते समय जो टर्म्स एंड कंडीशन सेट हुई थी, क्या उसमें 12 को चेंज करने पर प्रोहिबिशन तो नहीं था। अगर उस समय प्रोहिबिशन लग गया था तो फिर भैया तुम एसआर पास कर लो या तुम यूनानिमस 100% कंसेंट ले लो, वेरिएशन नहीं हो सकती। ठीक है, मतलब एमओए एओए में लिखा हुआ है तो वेरिएशन हो जाएगी, अगर उसमें भी नहीं लिखा तो ये चेक कर लेना कि टर्म्स ऑफ इशू में वो वेरिएशन के बारे में प्रोहिबिशन नहीं होना चाहिए, तो आप वेरिएशन कर सकते हो, अदरवाइज नहीं कर सकते। ठीक है, यही सारी कहानी लिखी हुई है। और एक चीज और ध्यान रखना, अगर एक वेरिएशन किसी दूसरी क्लास को अफेक्ट कर रही है, वेरिएशन ऑफ वन क्लास अफेक्ट द राइट ऑफ द अदर क्लास, तो आपको फिर वो जो अदर क्लास है उसके शेयर होल्डर के 3/4 की कंसेंट भी लेनी पड़ती है। यानी ये तो जो आप वेरिएशन कर रहे हो इनकी क्लास की तो कंसेंट लोगे, उस क्लास वालों की भी क्या लेनी पड़ेगी, कंसेंट लेनी पड़ेगी। और एक चीज और ध्यान रखना, कुछ लोग होंगे, सारे लोग तो हाँ करेंगे नहीं, कुछ तो पोपट लाल भी होते हैं, वो क्या बोलते हैं, कैंसिल कैंसिल। अगर उन्होंने बोला कि भाई नहीं हम तो कंसेंट नहीं दे रहे, या इन्होंने फेवर में वोट नहीं करा, तो ये लोग अप्लाई कर सकते हैं एनसीएलटी को फॉर द कैंसिलेशन ऑफ वेरिएशन, और एनसीएलटी फिर क्या कर देगा, वेरिएशन को कैंसिल कर देगा। ठीक है, और फिर जो ऑर्डर आएगा एनसीएलटी का वो आरओसी को फाइल कर देना कितने दिन के अंदर, 30 दिन के अंदर अंदर। बट ये ध्यान रखना, ये डिसेंटिंग शेयर होल्डर कितने होने चाहिए, एटलीस्ट 10% ऑफ द इशूड शेयर ऑफ दैट क्लास। यानी जिस क्लास के वेरिएशन की बात चल रही है उस क्लास के इशू शेयर का कम से कम कितने परसेंट, 10% लोग अगर मना करेंगे तो, क्योंकि ठीक भी है। आप एक चीज सोच के देखो ना, एक पर्टिकुलर क्लास ऑफ शेयर होल्डर्स है, ठीक है, उसमें से 98% हाँ बोल रहे हैं, 2% मना कर रहे हैं, तो लॉ भी बोलेगा भाई तुम्हें क्या दिक्कत है 2% में। जब 98% लोग हाँ ही बोल रहे हैं तो तुम क्यों कूद रहे हो। बट अगर 10% या उससे ज्यादा लोग डिसेंट पे हैं, मतलब मना कर रहे हैं, तो फिर तो गलत ही है ना, फिर तो कुछ पंगा होएगा। तो फिर एनसीएलटी इनकी बात सुनेगा और फिर एनसीएलटी वेरिएशन को कैंसिल कर सकता है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है सर। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। स्टेट द रीजंस फॉर विच द इशू ऑफ शेयर और बताओ प्रीमियम पे शेयर क्या होता है, डिस्काउंट पे क्या होते हैं। जब पार मतलब जब फेस वैल्यू से ज्यादा पे शेयर इशू करो वो प्रीमियम पे होगा, कम पे इशू करेंगे वो डिस्काउंट पे होगा। फिर ये भी बताओ किस किस पर्पस के लिए सिक्योरिटी प्रीमियम को यूज किया जा सकता है। वैसे तो यहां पर यूटिलाइज्ड वर्ड ना लिखकर अप्लाइड लिखा जाना चाहिए था। ठीक है, अब यूटिलाइज्ड में और अप्लाइड में क्या फर्क होता है वो तो मैं यहां पर नहीं डिस्कस करने वाला, बट सर क्या फर्क होता है, हमने तो यही पढ़ा है सिक्योरिटी प्रीमियम के यूजेस। हाँ बस यही तो गलती है ना,
सिक्योरिटी प्रीमियम को अप्लाई किया जाएगा फॉर दीज पर्पसेस। ठीक है, यहां सेक्शन में भी अप्लाइड वर्ड यूज्ड है, यूटिलाइज्ड लॉ ने नहीं लिखा है। ठीक है, RSR इंग्लिश ही तो है, हाँ बस यही तो फर्क है। ठीक है, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट में बी अप्लाइड बाय द कंपनी। किस किस पर्पस के लिए आप अप्लाई कर सकते हो, वही 5 केस ध्यान रखना। पहला, बोनस शेयर इशू करने के लिए। ठीक है, दूसरा, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस को राइट ऑफ करने के लिए कर सकते हो। तीसरा कमीशन पेड डिस्काउंट अलाउड को राइट ऑफ करने के लिए कर सकते हो, या फिर प्रीमियम पेबल ऑन रिडम्पशन ऑफ एनी प्रेफरेंस शेयर और डिबेंचर्स के लिए कर सकते हो, या फिर बायबैक करने के लिए कर सकते हो। इन 5 केसेस के लिए आप क्या कर सकते हो, सिक्योरिटी प्रीमियम अप्लाई कर सकते हो। ठीक, क्वेश्चन नंबर 10, ABC Limited is a public company incorporated in New Delhi. The board of directors of, नहीं 133 ऐड करने की जरूरत नहीं है यहां पे। सेक्शन 133 क्यों कोट करेंगे हम यहां पे, 133 इज फॉर द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, व्हाई यू नीड टू मेंशन 133, 133 का कोई रोल ही नहीं है यहां पे। ठीक है, ABC Limited is a public company incorporated in New Delhi. The board of directors of the company wants to bring a public issue of 1 lakh equity share at rupees 10 each. कंपनी 1 लाख शेयर का क्या लाना चाहती है, पब्लिक इशू लाना चाहती है, 10 रुपए का एक शेयर है। द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इज अपॉइंटेड एन अंडरराइटर फॉर द इशू ऑफ इंश्योरिंग मिनिमम सब्सक्रिप्शन ऑफ द इशू। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने क्या करा, अंडरराइटर अपॉइंट करा कि मिनिमम सब्सक्रिप्शन आ जानी चाहिए। द अंडरराइटर एडवाइज द बोर्ड दैट ड्यू टू करंट इकोनॉमिक सिचुएशन ऑफ द कंट्री इट वुड बी बेटर इफ द कंपनी ऑफर दीज शेयर एट अ डिस्काउंट ऑफ ₹1। वो निकम्मा अंडरराइटर कंपनी को जाके ये बोल रहा है कि भाई क्योंकि अभी कंट्री में थोड़े से हालात ग्रस्त चल रहे हैं, तो एक काम करो, अगर तुम डिस्काउंट पे शेयर ऑफर करोगे ना तो तुम्हारे शेयर ज्यादा बिकेंगे, ₹1 का डिस्काउंट दे दो। नहीं होता भाई, पहले डिस्काउंट पे शेयर इशू होता था कंपनीज एक्ट 1956 में, 2013 अलाउ नहीं करता, डिस्काउंट पे शेयर इशू नहीं होगा, टोटली मना है। तो डिसाइड वेदर द इशू ऑफ शेयर एज मेंशन्ड अबव इज वैलिड, एब्सोल्युटली इनवैलिड। सेक्शन 53 बोलता है डिस्काउंट पे शेयर इशू नहीं होता। ठीक है, टोटली प्रोहिबिटेड है, एब्सोल्यूट प्रोहिबिशन, नॉट एट ऑल अलाउड। सर अगर मान लो कि यही शेयर हमें एज अ स्वेट इक्विटी शेयर इशू करने होते तो हो सकता है, क्योंकि 53 की एक्सेप्शन है सेक्शन 54। अगर आप स्वेट इक्विटी शेयर डिस्काउंट पे इशू करना चाहते हो तो वो कर सकते हो, बट वैसे आप डिस्काउंट पे शेयर इशू नहीं कर सकते हो। इजी। ड्यू टू इनसफिशिएंट प्रॉफिट्स, सिल्वर रोबोटिक्स लिमिटेड इज अनेबल टू रिडीम इट्स एग्जिस्टिंग प्रेफरेंस शेयर अमाउंटिंग टू ₹10 लाख, दो as per the terms of issue they need to be redeemed within next 2 months। अब ये कंपनी है, बेचारी के पास प्रॉफिट नहीं है, और ये कंपनी चाह रही है 2 महीने के अंदर अंदर हमें प्रेफरेंस शेयर रिडीम करने वाले, और हमारी हालत बुरी हो रही है कि हम पैसे कहां से लाएंगे। इट डिड नॉट हाउएवर डिफॉल्ट इन पेमेंट ऑफ डिविडेंड एज एंड व्हेन इट बिकेम ड्यू। कंपनी ने डिविडेंड का कोई डिफॉल्ट नहीं कर रखा। व्हाट इज द रेमेडी अवेलेबल, तो भाई एक काम करो, कंसेंट ले लो। किससे कंसेंट ले लो, आपके 3/4 इन वैल्यू ऑफ सच प्रेफरेंस शेयर, उस प्रेफरेंस शेयर के जो होल्डर्स है ना, 3/4 इन वैल्यू, नंबर वाइज नहीं, जिनके पास 3/4 शेयर होल्डर्स हैं, मतलब 3/4 शेयर्स हैं वैल्यू वाइज। सर मान लो ऐसा एक ही बंदा हुआ तो उसे एक बंदे की कंसेंट ले लो, कंसेंट ऑफ होल्डर्स ऑफ 3/4 इन वैल्यू, और साथ में अप्रूवल ऑफ द ट्राइब्यूनल ऑन अ पिटीशन मेड बाय इट। और इस चीज के लिए पिटीशन लगा दो एनसीएलटी को, एनसीएलटी तुम्हें अप्रूवल दे देगा। बेसिकली 2 काम कर लो, शेयर होल्डर से अप्रूवल ले लो और एनसीएलटी अप्रूवल ले लो। अगर ये कर लिया तो जो आपके फर्दर रिडीम, मतलब जो आपके रिडीमेबल शेयर्स थे ना प्रेफरेंस शेयर, आप उनके रिस्पेक्ट में फर्दर क्या कर दो, प्रेफरेंस शेयर इशू कर दो। एक तरीके से वो रोल ओवर वाला रूल ले लेगा, मतलब आपने रिन्यू मार दिया उसको, और जैसे वो रिन्यू हुए तो हम मान लेंगे पुराने वाले शेयर क्या हो गए, रिडीम हो गए। प्रोवाइडेड दैट जब ट्राइब्यूनल आपको अप्रूवल देगा तो ऑर्डर द रिडम्पशन ऑफ द पर्सन, और फिर ट्राइब्यूनल ना उस समय क्या बोलेगा, एक बात बताओ, तुमने कितने लोगों से अप्रूवल लिया था, 3/4 से इन द वैल्यू। हो सकता है सबने अप्रूवल ना भी दिया, कुछ लोगों ने मना भी करा, भाई नहीं 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 नहीं, तो वो लोग तो रिन्यू नहीं कराना चाह रहे थे ना एक तरीके से। तो ट्राइब्यूनल ये भी ऑर्डर करेगा कि जो लोगों ने नेगेटिव में वोट किया था, मतलब द पीपल हु वर नॉट रेडी टू गेट इट रोल्ड ओवर, मतलब वो लोग नहीं चाह रहे थे कि ये रिन्यू हो, तो उन लोगों के फिर पैसों की रिडम्पशन करो भाई, वो तो तुम्हें रिडीम करने ही पड़ेंगे, वो तुम देख लो अब। ठीक, सो अकॉर्डिंग टू दिस कंपनी क्या करेगी, 3/4 इन द वैल्यू वाइज क्या लेगी, अप्रूवल लेगी, साथ में ट्राइब्यूनल से भी क्या लेगी, अप्रूवल लेगी। तो आप उस तरीके से क्या कर सकते हो, जो आपके एग्जिस्टिंग प्रेफरेंस शेयर है उनके बदले आप दोबारा से प्रेफरेंस शेयर देकर रिन्यू कर दो, और जो मना कर रहे हैं उनको पैसे दे दो, उनको रिडीम कर दो। सिंपल, मस्त एकदम, इजी इजी। चलो क्वेश्चन नंबर 12, एक्स लिमिटेड इशूड अ नोटिस ऑन 1 फरवरी 2018, 1 फरवरी 2018 को नोटिस इशू करा to its existing shareholders offering to purchase 1 extra share for every 5 share held by them।
5 शेयर के बदले 1 शेयर हम तुम्हें ऑफर कर रहे हैं। अच्छा, द लास्ट डेट टू एक्सेप्ट द ऑफर वॉज 15 फेब, 15 फरवरी लास्ट डेट थी। बताओ डेट भी क्या रखी है, 14 फरवरी तक बंदा वैसे बिजी होगा, 15 फरवरी लास्ट डेट है। ओहो, ओनली मिस्टर कवि हैज गिवन एन एप्लीकेशन टू रिनाउंस द शेयर ऑफर्ड टू हिम इन फेवर ऑफ मिस्टर रवि। अब एक बंदा था मिस्टर कवि, और इसने पता क्या बोला कि एक बंदा है मिस्टर रवि, वो तुम्हारी कंपनी का शेयर होल्डर नहीं है, बट मैं अपने शेयर उसके फेवर में क्या कर रहा हूं, रिनाउंस कर रहा हूं। बेसिकली राइट इशू का क्वेश्चन है। मेरे को मान लो मैं वो कवि हूं, ठीक है, और मुझे राइट इशू का ऑफर आया, मैंने बोला मैं इंटरेस्टेड न्यू शेयर लेने में, बट आई कैन रिनाउंस द शेयर इन द फेवर ऑफ समवन एल्स। ये राइट रिनाउंस कर सकता हूं, नॉट रिनाउंस द शेयर, आई कैन रिनाउंस द राइट ऑफ दैट शेयर। तो वो राइट मैं रिनाउंस कर सकता हूं या नहीं कर सकता हूं? एग्जामिन द वैलिडिटी ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ मिस्टर कवि। कर सकते हो। रिनाउंसिएशन ऑफ राइट इज टोटली पॉसिबल। सेक्शन 62 राइट इशू के बारे में बात करता है और बोलता है जब आपके पास राइट इशू आए तो आप उसको रिनाउंस कर सकते हो, ठीक है। और राइट इशू जब भी आएगा तो उसका टाइम पीरियड क्या रहता है, आपको कितने दिन के अंदर अंदर का टाइम दिया जाएगा? कम से कम 15 दिन, मैक्सिमम 30 दिन। द टाइम पीरियड विल बी मिनिमम 15 डेज, मैक्सिमम 30 डेज। उसके अंदर आपको बताना होता है। तो मैंने बता दिया कि मैं अपने राइट को रिनाउंस करना चाहता हूं, ठीक है। या तो एओए में स्पेसिफिकली मना होता कि भाई तुम रिनाउंसिएशन नहीं करोगे, पर अगर नहीं लिखा तो आई कैन रिनाउंस, आई कैन रिनाउंस। और अगर मैं जिसको रिनाउंस कर रहा हूं तो ये कहीं नहीं लिखा कि वो कंपनी का शेयर होल्डर ही होना चाहिए। हो सकता है वो कंपनी का शेयर होल्डर हो सकता है वो ना हो। तो जो कवि बंदा था इसने रवि को रिनाउंस करा और रवि कंपनी का शेयर होल्डर नहीं था, तो कोई बात नहीं, क्या हो गया, कर सकते हैं। सो इन द गिवन केस कंपनी ने नोटिस दिया 1 फरवरी को, 15 फरवरी को विद इन द टाइम मैंने कंपनी को बता दिया मैं रिनाउंसिएशन करना चाहता हूं, तो वेदर इट वाज वैलिड, यस, कोई बात नहीं, दिक्कत नहीं है। दूसरा क्वेश्चन ये था, बताओ क्या आपका आंसर बदल जाएगा अगर रवि शेयर होल्डर होता तो? नहीं। अगर वो शेयर होल्डर होता भी तो भी रिनाउंसिएशन अलाउड है, नहीं भी होता तो भी रिनाउंसिएशन अलाउड है। सर अगर वो खुद शेयर होल्डर होता तो कंपनी उसको भी तो ऑफर करती ना। हाँ, तो उसके पास अपने शेयर खरीदने का भी तो राइट होता ही, और मैं भी अगर उसको अपने वाले रिनाउंस करना चाहता हूं तो कर सकता हूं, कौन सा मना है? ये भी हो सकता है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन, द ऑफर ऑफ द बायबैक ऑफ इट्स ओन शेयर बाय अ कंपनी shall not be made within a period of 6 months from the date of the closure of the preceding offer of buyback। तुमने अभी पहले एक बायबैक खत्म करा, अब तुम दोबारा बायबैक लाना चाहते हो, तो 6 महीने के अंदर तुम दोबारा बायबैक नहीं ला सकते। ओके सर, पर ये 6 महीने तो मुझे गलत लग रहा है। लॉ में होता है 1 साल, 1 साल के अंदर तुमको दोबारा बायबैक नहीं लाना है, यानी 2 बायबैक्स के बीच में, 2 कॉन्टिन्यूअस बायबैक्स के बीच में कम से कम 1 साल का गैप होना चाहिए। तो ये प्रोविजन के बारे में ही पूछेगा, बट ये गलती है यहां पे, है ना, यही क्वेश्चन पकड़ लिया हमने। एंड cooling period to make further issue of the same kind of the share shall be period of 1 year from the completion of buyback। अच्छा, जिस काइंड ऑफ सिक्योरिटी का आपने बायबैक करा उसी सेम सिक्योरिटी का आप दोबारा से पब्लिक इशू वगैरह लेकर नहीं आ सकते 1 साल तक। निकम्मे ने उल्टी लिमिट लिख दी है। इसके लिए 6 महीने होता है, और 2 बायबैक के बीच का कॉन्जिक्यूटिव पीरियड जो कूलिंग पीरियड रहता है वो 1 साल का होता है। तो ये उल्टा क्वेश्चन बना के पूछा हुआ है। सेक्शन 68 सबसेक्शन 2 बोलता है कि भैया 2 बायबैक के बीच में कम से कम टाइम गैप रहना चाहिए 1 साल, और फर्दर इशू वाला जो केस है उसके लिए टाइम गैप रहना चाहिए 6 महीने का। ठीक है, ठीक है सर। तो ऊपर वाले दोनों लिमिट्स गलत हैं। फिर अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ध्यान डेयरी लिमिटेड, अ डेयरी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी wants to set up a new processing unit at Udaipur due to paucity of fund, मतलब कुछ फंड की कमी है। The existing shareholder are not willing to fund for the expansion. Hence, the company approached Sham Limited for subscribing to the shares of company for expansion. Can Dhyan Dairy Limited issue share only to Sham under the provision of the Companies Act? If so, state the condition. क्या कंपनी सिर्फ उस पर्टिकुलर कंपनी को शेयर इशू कर सकती है? Can a company, public company, offer the share to person other than the existing shareholder? Explain the condition when share can be issued to the person other than existing shareholder. अब वही सारी कहानी बताओ 62 वाली, वही सारी कहानी बताओ 62 वाली पहले, और उसमें बोलो कि भैया पहले जब भी कभी भी फर्दर इशू आएगा तो पहले एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को ऑफर करना पड़ेगा, अगर वो नहीं चाहते तो वो रिनाउंस कर सकते हैं। इन द गिवन केस ध्यान डेयरी अप्रोच्ड श्याम लिमिटेड फॉर सब्सक्राइबिंग टू द शेयर, and Sham Limited is neither an existing shareholder of the company nor an employee. If it is authorized by a special resolution, then company may issue the shares to Sham Limited either for cash or for a consideration other than cash, subject to condition that a price will be determined by the registered valuer. यानी इसके लिए एसआर पास करना पड़ेगा, और प्राइस भी जो निकालेगा वो कौन निकालेगा? रजिस्टर्ड वैल्यूअर। ये तब कर सकते हो। क्लियर क्लियर क्लियर।
From the wordings of this, it is quite clear that these share can be issued to any other person who may be preference shareholder as well, provided उसके लिए आपको एसआर वैसआर पास करना पड़ेगा। पहले तो आप एग्जिस्टिंग वालों को ही ऑफर दोगे, फिर बाद में बाहर वालों के पास जाओगे। ठीक है, ठीक है सर। ये बिल्कुल इतना बड़ा क्वेश्चन विशाल का एक क्वेश्चन बना रखा है, फालतू का क्वेश्चन है। स्वेट इक्विटी शेयर इशू करने और उसकी कंडीशन पूछेगा। त्रिशा दत्ता सिक्योरिटी लिमिटेड वॉज इनकॉर्पोरेटेड जस्ट अ ईयर अगो। क्वेश्चन यहीं तक पे ही है, पता है क्वेश्चन इसी लाइन पे ही है, आगे पूरी कहानी मारी हुई है सिर्फ जानबूझ के घुमाने फिराने के लिए। एक साल पहले अभी कंपनी बनी है, इसकी पेड अप शेयर कैपिटल 200 करोड़ है। ठीक है, विद इन सच अ स्मॉल पीरियड ऑफ अबाउट ईयर इन ऑपरेशन इट हैज अर्न्ड साइजेबल प्रॉफिट्स एंड हैज टॉप द चार्ट ऑफ इट्स हाई एम्प्लॉय फ्रेंडली एनवायरमेंट। बकवास, पता नहीं क्या क्या बोलने जा रहा है। इसका प्रॉफिट बहुत अच्छा चल रहा है, हाई फ्रेंडली एनवायरमेंट है। हाँ ठीक है, अच्छी बात है। द कंपनी वॉन्ट्स टू इशू स्वेट इक्विटी टू इट्स एम्प्लॉय। कंपनी चाहती कि मैं अपने एम्प्लॉयज को स्वेट इक्विटी शेयर इशू करूं। A close friend of the CEO of the company has told him that the company cannot issue sweat equity share as minimum 2 years have not been elapsed. अब जो CEO साहब है हमारी कंपनी के CEO, उनके जो फ्रेंड है उन्होंने बोला कि भैया तुम स्वेट इक्विटी नहीं ला सकते क्योंकि अभी तो कंपनी को बने 2 साल हुआ ही नहीं है, कंपनी को कम से कम 2 साल हो जाने चाहिए, उसके बाद तुम स्वेट इक्विटी ला सकते हो। ओ द CEO ऑफ द कंपनी हैज अप्रोच्ड यू, और वो आया आपके पास झोली फैला के कि प्लीज बता दो क्या ऐसा हो सकता है या नहीं हो सकता। हार्दिक, अगर सारे क्वेश्चंस के सेक्शन नंबर नहीं भी आ रहेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा नहीं होता कि सेक्शन नंबर नहीं लिखा तो 5 में से 0 मिल जाएंगे, ऐसा कभी नहीं होएगा। ठीक है, कभी भी नहीं होएगा। अगर आपको कोई पर्टिकुलर सेक्शन का सेक्शन नंबर एग्जैक्टली याद है, कोट इट, नहीं याद कोई बात नहीं, छोड़ दो। और अगर जितने भी क्वेश्चन आएंगे तो 20 के 20 क्वेश्चन, जैसे अगर हम एक क्वेश्चन के पार्ट्स भी देखें, थोड़ा दिमाग से चलो, एक क्वेश्चन के पार्ट्स भी देखोगे, 5 क्वेश्चन में 2-3 पार्ट हैं। जितने भी ओवरऑल क्वेश्चन आपके 15, 18, 20 जो भी क्वेश्चन देंगे, 20 के 20 क्वेश्चन अगर मैं बोलूं तो सब में सेक्शन नंबर होएगा ही नहीं। ठीक है, जरूरी नहीं कि वो सब में सेक्शन नंबर कोट करवाए आपसे, राइट। लाइक अदर लॉज के क्वेश्चन होंगे, ठीक है, तो उसमें हो सकता है कि उसमें वो टॉपिक वाइज क्वेश्चन पूछ रहा है। जनरल क्लॉज एक्ट का क्वेश्चन आ गया तो किसी डेफिनेशन पे आ गया, तो वहां सेक्शन नंबर वैसे ही इरेलेवेंट हो जाएगा। और कंपनीज एक्ट वाले प्रोविजन में भी अगर कोई पर्टिकुलर ऐसी चीज पूछ रहा है, जरूरी नहीं है कि वहां पर आपको हर सेक्शन में सेक्शन नंबर याद आए। नहीं याद आ रहा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बट कुछ सेक्शन ऐसे होंगे जो बहुत रिपीटेटिवली यूज होंगे, और अगर वो पेपर में आएंगे तो वो देख के वैसे ही सेक्शन नंबर याद आ जाएगा कि इसका सेक्शन ये है। बट गलत ना कोट करना, सही हो राइट इट, नहीं सही कोई दिक्कत नहीं है, छोड़ देना। एक नंबर हद मार के कटेगा, वो भी किसी क्वेश्चन में हो सकता है कटे ना कटे, बट ये नहीं होता कि सेक्शन नंबर लिखा तो 5 नंबर के 0 हो जाएंगे। इट इज नेवर 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 पॉसिबल। ठीक है, तो भैया यहाँ कंपनी के 2 साल अभी नहीं बीते हैं, बताओ 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 बताओ, क्या स्वेट इक्विटी शेयर इशू हो सकता है, हाँ या ना? हम बोलेंगे सर हो सकता है। ऐसी कंडीशन पहले हुआ करती थी, अभी नहीं है। टाइम पीरियड की कोई कंडीशन नहीं है, यू कैन इशू स्वेट इक्विटी शेयर, ये ध्यान रखना। आपको इसके लिए एसआर पास करना पड़ेगा। ठीक है सर। दूसरी चीज कि आपको रेजोल्यूशन में नंबर ऑफ शेयर, करंट मार्केट प्राइस, ये सब कुछ बताना पड़ेगा। एंड अगर शेयर रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड है तो फिर सेबी की रेगुलेशंस भी क्या करनी पड़ेंगी, फॉलो करनी पड़ेंगी। ये पुरानी रेगुलेशंस का नाम लिखा हुआ है। अच्छा, ये तो रूल्स है ना, चलो ठीक है, इन्होंने रेगुलेशन का नाम ही नहीं लिखा, सही रहा। वैसे रेगुलेशंस जो इस पे लगती हैं वो लगती हैं SBEB रेगुलेशंस 2021, सेबी SBEB शेयर बेस्ड एम्प्लॉय बेनिफिट रेगुलेशंस 2021, वो लगेंगी और वो आपको फॉलो करनी पड़ेंगी। हालांकि यहां पर कोई ऐसी कहानी टाइम लिमिट की नहीं है, तो भले ही कंपनी 1 साल पुरानी हो, अभी नोनी नोनी कंपनी है, 1 साल पहले बनी है, डजंट मैटर, यू कैन इशू द शेयर। स्वेट इक्विटी शेयर मस्त इशू कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्लियर? क्लियर सर। Harsh purchased 1,000 shares of Singhania Limited from Pratik and sent those shares to the company for transfer in his name. Alright. The company neither transferred the share, ना तो कंपनी ने शेयर को ट्रांसफर करा और ना ही रिफ्यूजल की इंटीमेशन भेजी। मतलब ना हाँ आई और ना आई, वो बेचारा बैठा ही रह गया। तो अब बताओ उसके पास क्या क्या रेमेडी है, क्या क्या वो ट्रांसफर ही कर सकता है। ओके सर, देखो मैं अगर तुम्हें सिंपल बात करूं ना, तो इस क्वेश्चन में क्या होगा, पहले तो 1 महीने के अंदर अंदर इंटीमेशन आ जानी चाहिए थी, यानी 30 डेज के अंदर इंटीमेशन आ जानी चाहिए थी। पर अगर मान लो 30 डेज के अंदर इंटीमेशन नहीं आती है, लेट मी टेल यू दिस फ्रॉम द चार्ट, वेरी इजी चार्ट, ये रहा। तुमने कंपनी को इंटीमेशन भेजी, SH4 भेजा, शेयर ट्रांसफर डीड बना के 30 दिन के अंदर कंपनी को एक्सेप्ट या रिफ्यूज करना था। ठीक है, ये कौन सा है, प्राइवेट कंपनी या पब्लिक कंपनी? क्वेश्चन किसका है भाई, प्राइवेट का है पब्लिक का है? क्वेश्चन है सर
सिंघानिया लिमिटेड तो पब्लिक कंपनी है। यहां आ जाओ। तुमने शेयर ट्रांसफर करे, और जब तुमने शेयर ट्रांसफर करे तो तुमने कंपनी को SH4 भेजा। कंपनी को 1 महीने के अंदर यानी 30 दिन के अंदर या तो एक्सेप्ट करना था, रिफ्यूज करना था। एक्सेप्ट कर दिया, अच्छी बात, यानी ट्रांसफर रजिस्टर हो गया। रिफ्यूज कर दिया तो चलो ठीक है, मना कर दिया एटलीस्ट, फिर ग्राउंड बताए होंगे, फिर तुम अपील वपील में जाना। बट ना एक्सेप्ट करा ना रिफ्यूज करा, तो 90 दिन के अंदर अंदर जिस दिन तुमने कंपनी को इंस्ट्रूमेंट भेजा था यानी SH4 भेजा था, वहां से 90 डेज के अंदर अंदर यू कैन मेक अपील टू NCLT। और NCLT को आप अपील लगा सकते हो कि कंपनी को बोलो यार कि या तो एक्सेप्ट करे या रिफ्यूज करे। तो दो टाइम लिमिट्स आपको बतानी है इसके अंदर, 30 डेज और 90 डेज वाली। ठीक है, पहले तो आपको 30 डेज के अंदर अंदर कंपनी को या तो एक्सेप्ट या रिफ्यूज कर लेना चाहिए था, बट नहीं करा कंपनी ने, तो फिर आप 90 डेज के अंदर क्या कर सकते हो, अपील लगा सकते हो टू द ट्राइब्यूनल यानी कि NCLT। और पेपर में ट्राइब्यूनल मत भी लिख के आना, NCLT लिख के आना, सही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। और फिर NCLT दोनों पार्टीज को सुनेगा, उसके बाद ऑर्डर दे देगा कि भैया इसको रजिस्टर करो, और कितने दिन के अंदर अंदर करो, 10 डेज के अंदर अंदर। और रजिस्टर ऑफ मेंबर को भी क्या किया जाएगा, रेक्टिफाई किया जाएगा। क्लियर है? चलो, डन 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 डन। जल्दी जल्दी से बोल दो, फटाफट बोल दो, फटाफट फटाफट फटाफट। एक बार चैट पे लिख दो प्लीज। डन 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 डन। क्लियर है? चलो, क्वेश्चन नंबर 17। एबीसी लिमिटेड एज द फॉलोइंग बैलेंसेस। एबीसी लिमिटेड की बैलेंस शीट ये है। इक्विटी शेयर कैपिटल 30 लाख, फ्री रिजर्व 5 लाख, सिक्योरिटी प्रीमियम 3 लाख, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व 4 लाख। अच्छा, रीवैल्यूएशन रिजर्व 3 लाख। क्या चाह रहे हो भाई? बोनस शेयर इशू करना चाहते हैं 3:1। बोनस शेयर इशू करने के लिए हम क्या क्या यूज कर सकते हैं सर? फ्री रिजर्व यूज हो सकता है, सिक्योरिटी प्रीमियम यूज हो सकता है, और CRR यूज हो सकता है। ठीक है, ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू दैट मैं ये 5 लाख यूज कर सकता हूं, मैं ये 3 लाख यूज कर सकता हूं, और मैं ये 4 लाख यूज कर सकता हूं, यानी टोटल आई कैन यूज 12 लाख रुपीज। 12 लाख बैठेंगे ना? हाँ, 5 3 8 और 4 12, तो मैं 12 लाख यूज कर सकता हूं। ठीक है, ठीक है सर, 12 लाख आप यूज कर सकते हो, प्रोवाइडेड दैट नो इशू ऑफ बोनस शेयर शैल बी मेड आउट ऑफ द रिवैल्यूएशन रिजर्व। ये तो हमको पता ही है, रिवैल्यूएशन रिजर्व में से बोनस शेयर इशू नहीं हो सकते। अब कंपनी 3:1 का इशू लाना चाहती है, यानी हर 3 वाले को एक शेयर फ्री में देगी। तो टोटल 3 लाख शेयर है, या ऐसे कह लो 30 लाख के शेयर हैं। तो 3 पे अगर एक मिलेगा तो 30 लाख वालों को कितने मिलेंगे? तो 10 लाख रुपए की कंपनी बोनस शेयर इशू करना चाहती है। क्या कंपनी 10 लाख के बोनस शेयर इशू कर सकती है? हाँ, क्योंकि हमारे पास टोटल फंड्स कितने हैं? 12 लाख, तो कंपनी 10 लाख के बोनस शेयर इशू कर सकती है। कंपनी इनमें से 10 लाख निकालेगी और 10 लाख को कैपिटलाइज कर देगी, एंड बोनस शेयर इज नथिंग, इट इज कैपिटलाइजेशन ऑफ रिजर्व। तो ये तो हो सकता है। बट अगर ये क्वेश्चन बोलता कि 2:1 का बोनस इशू लाना चाहती है कंपनी, तो 2:1 का बोनस इशू आ सकता है? नहीं। क्यों? क्योंकि 2:1 के केस में हर 2 वाले को एक शेयर मिलेंगे, तो 30 लाख वालों को कितने शेयर देने पड़ेंगे? 15 लाख, और 15 लाख चाहिए होंगे हमें कैपिटलाइज करने के लिए। बट हमारे पास है ही कितने? 12 लाख। तो 2:1 का बोनस इशू नहीं आ सकता, बट 3:1 का 1:3 का बोनस इशू आ सकता है। 1:2 का बोनस इशू नहीं आ सकता। 2:1 बोल गया मैं गलती से। 1:2 का बोनस इशू नहीं आ सकता, क्योंकि उस केस में फंड्स कम पड़ेंगे, बट 1:3 का आ सकता है। ठीक है, ठीक है सर। नाउ क्वेश्चन नंबर 18। Walnut Foods Limited has an authorized share capital of 2 lakh, equity share of ₹100 per share and amount of 2 crore in the security premium। अरे यार, फालतू क्वेश्चन है, सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। बताओ 2 करोड़ रुपए इसके पास SPR में भरे, किस किस पर्पस के लिए आप SPR को यूज कर सकते हो? स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन, 52 सेक्शन है, बता रहा है कि भैया कहां कहां पे आप किस किस पर्पस के लिए आपको इशू करना है। ठीक है, और ये जो 133 वाली लाइन है, अगर ये, अब देखो यहां वाले क्वेश्चन में वो स्पेसिफिकली बोल रहा है प्रीमियम किस किस पर्पस में यूज होगा, तो ये वाला जो क्लॉज था, ये वो 3 क्लॉज ऐड करने चाहो कर लेना। बट अगर वैसा वाला जो ऊपर क्वेश्चन जब तुम पूछ रहे थे कि 133 वाली लाइन लिखनी है नहीं लिखनी है, तो मैंने बोला था नहीं लिखनी है, कोई दिक्कत नहीं है, चल जाएगा। ठीक है, तो नहीं भी लिखोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, बट दैट डिपेंड्स ऑन द वेटेज की पेपर में क्वेश्चन कितने मार्क्स का आया है। अब स्पेसिफिकली यहां पे उसने पूछा कि भैया बताओ SPR किस किस पर्पस के लिए यूज हो सकता है, तो हमने यहां पे लिख दिया, अदरवाइज हमको नहीं लिखना तो भी चल जाएगा। ठीक है, ओके सर, ओके सर। इस क्वेश्चन को भी जरा बाद में देखेंगे, ये रिडक्शन ऑफ कैपिटल का है,
और कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन हैं इस चैप्टर में जो मुझे नजर आ रहे हैं, ठीक है। तो उसका मैं क्या करने वाला हूं ना, सुनो, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस की अलग अलग सिंगल वीडियो रिकॉर्ड करके ना आई विल अपलोड ऑन द वीडियो, क्योंकि वो क्वेश्चंस बीच में बहुत सारे बच्चों का डाउट है, तो वो बीच में ढूंढते रह जाते हैं कि कहाँ है पूरे लेक्चर में वो वाला क्वेश्चन। तो सेपरेटली आई, उसका मैं टाइटल भी ना वैसे वाला डाल दूंगा कि वो आईसीआई के मॉड्यूल में कौन सा क्वेश्चन है, टेस्ट योर नॉलेज का कौन सा क्वेश्चन है, तो वहां से रेफर करके उसको वहां से भी कर सकते हो, ठीक है। दैट आई विल डू विद दैट। चलो जी, OLAF Limited, a subsidiary of PQR Limited, decides to give a loan of rupees 4 lakh to its human resource manager who does not fall in the category of KMP to buy 500 partly paid up share of this company. यानी ये कंपनी ने अपने ही एम्प्लॉय को अपने ही शेयर खरीदने के लिए लोन दे दिया। सेक्शन 67, अपने ही शेयर खरीदने के लिए लोन नहीं दिया जाएगा, रेस्ट्रिक्शन होती है, बट उसकी कुछ एक्सेप्शंस होती हैं। उस एक्सेप्शन में एक ही एक्सेप्शन होती है, आप एम्प्लॉय को लोन दे सकते हो, बट कुछ कंडीशंस होती हैं। क्या? एम्प्लॉय डायरेक्टर के एमपी नहीं होना चाहिए। मैक्सिमम लोन एम्प्लॉय को कितना दिया जा सकता है? जितनी एम्प्लॉय की सैलरी हो इनटू 6 मंथ्स, यानी कि उसकी 6 मंथ सैलरी के इक्वल अमाउंट आप दे सकते हो, और उससे भी वो फुल्ली पेड अप शेयर खरीदेगा। अब यहां 2 गलतियां हो गई हैं। भैया की सैलरी थी 40,000, आपने उसको लोन दे दिया कितने का? 4 लाख का, जबकि मैक्सिमम लोन दिया जा सकता था 40,000 इंटू 6 मंथ सैलरी, यानी 40,000 इंटू 6 दैट इज 2,40,000, तो 2,40,000 का लोन दिया जा सकता था। आपने लोन दे दिया 4 लाख का, पहली गलती करी तो ये। दूसरा, वो बंदा पार्टली शेयर पेड अप शेयर खरीदेगा, जबकि शेयर खरीदने होते हैं फुल्ली पेड अप। तो ये जो आपने करा ये टोटली गलत है हमारे हिसाब से, तो भैया दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। तो ये दोनों कंक्लूजन आप डाल के आओगे कि भैया 240 का लोन मैक्सिमम दिया जा सकता था, और पार्टली पेड अप शेयर खरीदे, दैट इज टोटली इनवैलिड। ओके सर, आगे चले। क्वेश्चन नंबर 22, एक्सजेल लिमिटेड हैज अ पेड अप इक्विटी कैपिटल एंड फ्री रिजर्व टू द एक्सटेंट ऑफ 50 लाख। पेड अप कैपिटल एंड फ्री रिजर्व कितने हैं इसके? 50 लाख। कंपनी बायबैक करना चाहती है कितने का? 4.5 लाख का। 4.5 लाख 5 लाख का 9% होगा। कैसे? 4.5 लाख डिवाइडेड बाय 50 लाख इनटू में 100, तो दिस विल बी 9%। अगर कंपनी 10% से ऊपर बायबैक करती है, पर 25% तक करती है, तो एसआर चाहिए होता है। 10% तक तो बीआरसी काम चल जाता है। इज स्पेशल रेजोल्यूशन रिक्वायर्ड टू बी पास्ड? नो, आपका बोर्ड रेजोल्यूशन से काम चल जाएगा, बट एक चीज ध्यान रखना कि बोर्ड रेजोल्यूशन मीटिंग में पास होना चाहिए, सर्कुलेशन से पास नहीं होना चाहिए। यू कैन पास बोर्ड रेजोल्यूशन एंड दैट टू इन द मीटिंग, बोर्ड रेजोल्यूशन इन मीटिंग। बट अगर 25 तक जाना है, 10 से ऊपर जा रहे हो, 25 तक जा रहे हो, तो फिर स्पेशल रेजोल्यूशन चाहिए होगा। फिलहाल यहां पे बोर्ड रेजोल्यूशन से काम चल जाएगा। दूसरी चीज, व्हाट इज द टाइम लिमिट फॉर द कंप्लीशन? 12 महीने के अंदर बायबैक कंप्लीट हो जाना चाहिए। एंड डेट इक्विटी रेशियो, व्हाट शुड बी द रेशियो? हाँ, डेट इक्विटी रेशियो क्या होनी चाहिए? 2:1। 2:1 से ज्यादा डेट इक्विटी रेशियो नहीं होनी चाहिए। ये सब कुछ लिख देना। हाँ, सीजी अगर चाहे तो किसी पर्टिकुलर क्लास ऑफ कंपनी के लिए 2:1 से ज्यादा रेशियो सजेस्ट कर सकता है। जैसे मैंने क्लासेस में बता रखा है कि वो जो एयरलाइंस वगैरह कंपनी होती है जनरली उनके लिए कभी कभी कर देता है सीजी, ठीक है। ओके सर, लाइट मेटल्स वांट टू प्रोवाइड फाइनेंशियल, अब ये वही सेम क्वेश्चन आ गया 67 वाला। सेम प्रोविजन बताना है कि एक कंपनी है, वो हेल्प करना चाहती है टू इट्स एम्प्लॉय टू एनेबल देम टू सब्सक्राइब फॉर सर्टेन नंबर ऑफ फुल्ली पेड अप शेयर। प्रोविजन बताओ। यानी कंपनी अपने ही मेंबर को लोन देना चाहती है, अपने ही एम्प्लॉयज को लोन देना चाहती है, मेंबर को नहीं, अपने ही एम्प्लॉयज को लोन देना चाहती है कि तुम हमारे ही शेयर खरीद लो, और वो फुल्ली पेड अप शेयर खरीदेंगे। तो वही 67 वाला प्रोविजन लिख देना, ठीक है। ठीक है सर, जरा ये देखो क्वेश्चन नंबर 24। देखो, मैं वो वाले क्वेश्चंस पे भी थोड़ा ज्यादा फोकस कर रहा हूं जिसमें तुम लैंग्वेज में फंस सकते हो कि ये पूछना क्या चाह रहा है। XYZ अनलिस्टेड कंपनी पास्ड अ स्पेशल रेजोल्यूशन इन अ जनरल मीटिंग 5 जनवरी 2019 को कि हम 30% इक्विटी शेयर का बायबैक करेंगे। भैया 25% इज द मैक्सिमम लिमिट, उससे ज्यादा बायबैक ही नहीं होएगा। AOA एम्पावर द कंपनी टू बायबैक, हाँ ठीक है, AOA में पावर है, हाँ तो आगे। अर्लियर द कंपनी हैज आल्सो पास्ड अ स्पेशल रेजोल्यूशन टू बायबैक ऑन 15 जनवरी 2018। वाह, 15 जनवरी 2018 को भी तुमने एक एसआर पास किया था, और अब 5 जनवरी को तुमने फिर एसआर पास करा। बहुत बढ़िया। द कंपनी फर्दर डिसाइडेड दैट द पेमेंट फॉर बायबैक बी मेड आउट ऑफ द प्रोसीड ऑफ कंपनीज अर्लियर इशू ऑफ इक्विटी शेयर। इक्विटी शेयर का ही बायबैक करना चाहते हो, इक्विटी शेयर के ही प्रोसीड से बायबैक करना चाहते हो। बहुत ही बढ़िया, इक्विटी शेयर से ही उठा के पैसे लाए थे और अब इक्विटी शेयर का ही बायबैक करना चाहते हो। वाह भाई, महान आत्मा।
इन द लाइट ऑफ प्रोविजन बताओ कंपनी का प्रपोजल ऑर्डर में है। ये ऑर्डर एक होता है गलत, एक होता है बहुत गलत, एक होता है निहायती गलत, उसके बाद आता है ये। सब कुछ ही गलत कर रहे हो। पहले प्रोविजन लिख देना, बायबैक की पावर आर्टिकल में होनी चाहिए, स्पेशल रेजोल्यूशन पास होना चाहिए, इक्विटी का मैक्सिमम 25% तक बायबैक हो सकता है। क्या कंपनी ने यहाँ पे क्या क्या कंडीशन उड़ा मारी, सभी उड़ा मारी। तो भैया 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 आर्टिकल में चलो पावर थी, एसआर पास हो गया, वो मुझे समझ में आ गया, पर ये तो तुम गड़बड़ी कर रहे हो। 30% बायबैक कैसे हो जाएगा, 25% हो सकता है ना मैक्सिमम। ओके ओके, लिखने को तो पॉइंट हम ये वाला भी लिख सकते थे कि इक्विटी की बायबैक, इक्विटी की ही प्रोसीड से इक्विटी का ही बायबैक हो रहा है, ये भी वायलेशन है। ठीक है, तो इनकी वजह से ये ऑर्डर तो मतलब ये प्रपोजल ऑर्डर में तो नहीं है, गलत हो रहा है सब जो भी हो रहा है। ठीक है, आगे वट वुड बी योर आंसर इफ बायबैक ऑफर डेट इज रिवाइज फ्रॉम 5th of January 2019 टू 25 जनवरी एंड अ परसेंटेज ऑफ बायबैक इज रिड्यूस फ्रॉम 30 to 25। बोल रहा है अगर 5 की जगह 25 जनवरी को ये प्रपोजल हो रहा होता तो क्या होता, तो कुछ नहीं होता, इससे क्या फर्क पड़ रहा है। 5 की जगह 25 को भी होता तो ठीक है, पिछले वाला जो एसआर था वो इनवैलिड हो जाता क्योंकि वैलिडिटी इज फॉर द 12 मंथ्स, फिर आपको दोबारा एसआर पास करना पड़ता, वो कर ही लिया कंपनी ने। ठीक, और दूसरी 30 से 25 हो जाता, हाँ ये सही हो जाता, फिर 30 से 25 हो जाता ना तो हम 25% का बायबैक कर सकते थे। तो अगर एसआर पास हो जाता और 30 से 25 हो जाता तो ये बायबैक क्या हो जाता, वैलिड हो जाता, फिर ये बायबैक वैलिड हो जाता, तब ये ठीक था। अभी तो फिलहाल कुछ गड़बड़ चल रही है। क्वेश्चन नंबर 25, वेरी इजी क्वेश्चन। दीपक डेवलपर इंडिया लिमिटेड ओड टू सुनील, इस कंपनी ने सुनील को पैसे देने थे 10,000 रुपए। जब इसका डेट पेमेंट की बारी आई, कंपनी ने बोला हम आपको 100 शेयर दे देते 100 रुपए वाले, तुम्हारे पास 10,000 की पेमेंट आ जाएगी। दे सेड द सेड शेयर्स वर अलॉटेड टू सुनील एज फुल्ली पेड अप इन लिeu ऑफ हिज डेट, कमेंट इन द लाइट ऑफ प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। क्या ऐसा हो सकता है? हाँ बिल्कुल हो सकता है। जब आप फर्दर इशू लेकर आना चाहते हो तो फॉर द पर्पस ऑफ सेटलमेंट ऑफ डेट आप ऐसा कर सकते हो, ऐसा सेक्शन 62 में लिखा हुआ होता है। सेक्शन 62 आपको अलाउ कर देता है, यू कैन डू दिस। बिल्कुल 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 सर। ये रहा, कंपनी अगर कोई भी लोन या डेट को कन्वर्ट करना चाहती है इक्विटी में तो एसआर पास कर लो, और इस केस में आप ये कर सकते हो, कन्वर्जन ऑफ लोन इनटू इक्विटी, दिस इज एब्सोल्युटली अलाउड। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 26। Kavish Limited, desirous of buyback all its equity share from the existing shareholder of the company, seeks your advice. Explain the provision of the examining the provision of the Companies Act. Discuss whether above buyback of equity share by the company is possible. और सोर्सेज बताओ। ले, इक्विटी शेयर का बायबैक करना चाहती कंपनी, हो सकता है नहीं हो सकता? हो सकता है। किस किस सोर्सेज से कर सकते हो? एसपीआर से कर सकते हैं, फ्री रिजर्व से कर सकते हैं, प्रोसीड्स ऑफ द इशू से कर सकते हैं, बट एक चीज ध्यान रखना कि प्रोसीड्स ऑफ द इशू विल नॉट बी ऑफ द सेम काइंड जिसका बायबैक करने जा रहे हो। सिंपल तो क्वेश्चन है यार। ये क्वेश्चन सेम है, अभी ऊपर कराया था मैंने तुम्हें, ठीक है, बायबैक वाला हु बहू डिट्टो सेम क्वेश्चन अभी हमने करा था, ये ऊपर कर चुके हो। डिवेंचर ट्रस्टी पे क्वेश्चन है, अब देखो इसमें उल्टा क्वेश्चन पूछ लिया। उसमें था बताओ कौन कौन डिवेंचर ट्रस्टी नहीं बन सकता, यहां वो ये देख के पूछ रहा है कि बताओ ये वाले केस में डिवेंचर ट्रस्टी बन सकते हो नहीं बन सकते। पहले पूरा प्रोविजन बता दिया दैट दीज पीपल आर डिस्क्वालिफाइड, और तीनों ही केस में आप डिवेंचर ट्रस्टी नहीं बन सकते। सर क्यों? पहले वाले में बेनिफिशियल इंटरेस्ट नहीं है इसका। अच्छा ओके, ये शेयर होल्डर है बट बेनिफिशियल इंटरेस्ट नहीं है, तो सेक्शन में लिखा है बेनिफिशियली होल्ड करने चाहिए तुम शेयर, तो यहां इसका बेनिफिशियल इंटरेस्ट नहीं है, तो ये बंदा बन सकता है। एक क्रेडिटर है जिसने 499 रुपए देने हैं, तुमने भाई चाहे 499 रुपए देने हो चाहे 499 करोड़ देने हो, 499 करोड़, 499 अरब, 499 रुपीज, 4 रुपीज 99 पैसे, इममटीरियल अमाउंट इज इममटीरियल। 1 रुपया भी तुमने देना ना, नहीं बन सकते। अ पर्सन हु हैज गिवन अ गारंटी फॉर द रीपेमेंट ऑफ अमाउंट ऑफ डिबेंचर, नहीं बन सकते। चलो भाड़ में जाओ। फिर ये वो सैलरी वाला क्वेश्चन है, करा दिया तुमको ये मैंने, ठीक है, सेम क्वेश्चन हम कर चुके हैं। इसके बाद मुझे लग रहा है वो प्रैक्टिकल क्वेश्चन जाएंगे न्यूमेरिकल वाले। हाँ, एक ये रिडक्शन वाला क्वेश्चन भी मैंने ऊपर रोका हुआ है, सिमिलर क्वेश्चन, डिट्टो सेम, ठीक है। ये और ये जो न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चन है इसकी मैं तुमको सेपरेटली अलग से वीडियो दूंगा। जितने भी ये बैलेंस शीट वाले क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन मेरे को और लग रहा है अभी है, मैं पढ़ा देता हूँ पहले उनको, बाकी सारे मैं तुमको बाद में कराऊंगा, ठीक है। जितने भी ये क्वेश्चन आपके न्यूमेरिकल वाले हैं, ठीक 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 ठीक।
चलो इसके बाद क्वेश्चन नंबर तुम देखो, मिल जाएंगे तुमको ये क्वेश्चन चैनल पे, उसकी टेंशन ना लेना, ठीक है, पूरा एग्जैक्ट इसके साथ ही। क्वेश्चन नंबर 38 देखो, इट इज इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, पढ़ना जरा। सात्विका प्राइवेट लिमिटेड, ये कंपनी बनी 25 अप्रैल 2020 को। जब कंपनी का फॉर्मेशन हुआ तो कंपनी ने अपने आर्टिकल्स में लिखा कि कंपनी कॉल मनी इन एडवांस एक्सेप्ट नहीं करेगी, मतलब अपने आर्टिकल्स में लिख दिया कि हम कॉल्स इन एडवांस एक्सेप्ट नहीं करेंगे। 2023 में अगस्त में कंपनी को जरूरत महसूस हुई कि हमें आर्टिकल को अमेंड करना चाहिए कि हम कॉल्स इन एडवांस एक्सेप्ट कर सकते हैं। डिसाइड वेदर द प्रोविजन इंसर्टेड इन द आर्टिकल एट द टाइम ऑफ फॉर्मेशन, क्या वो वॉइड था? बोल रहे क्या जब हमने कंपनी बनाई थी तब हमने आर्टिकल में जो प्रोविजन डाल दिया था क्या वो वॉइड था? तो हम बोलेंगे नहीं। क्यों? सेक्शन 50 जो होता है ना, वो बात करता है कि कंपनी अगर चाहे, आर्टिकल्स में पावर है, तो आप क्या कर सकते हो, कॉल्स इन एडवांस एक्सेप्ट कर सकते हो। तो पहले अपने आर्टिकल को देखो, एक्ट नहीं बोल रहा कि तुम कर सकते हो नहीं कर सकते, आर्टिकल को सुपीरियरिटी दी जा रही है। और इसी को लिंक किया हुआ इन्होंने सेक्शन नंबर 6 के साथ। ये सेक्शन 6 बड़ी जगह लिंक हो रहा है। सेक्शन 6 क्या बोलता है? कभी भी एक्ट की कॉन्ट्राडिक्शन होती है विद द एओए, एमओए, रेजोल्यूशन, एग्रीमेंट, तो हमेशा एक्ट जीतेगा, ये सब चीजें फेल हो जाएंगी, ये सब चीजें हार जाएंगी, ठीक है। एक्ट विल प्रिवेल ओवर दीज चीजें, बट सेव एज अदरवाइज प्रोवाइडेड इन द एक्ट। अगर एक्ट में ही किसी सेक्शन में फ्रीडम दी हुई है कि आर्टिकल प्रिवेल कर जाएगा या एमओए प्रिवेल कर जाएगा ओवर द एक्ट, जैसे मैंने इसका बहुत बार जिक्र करा है सेक्शन 104 वाले चेयरमैन के साथ भी, कि 104 बोलता है आर्टिकल में देखो कौन चेयरमैन है, वो नहीं है तो फिर सेक्शन नंबर क्या बोलते हैं, 104 बताएगा चेयरमैन कैसे अपॉइंट होगा, कि जो बंदे आए होंगे उनमें से वो कोई एक इलेक्ट करेंगे, वो चेयरमैन बनेगा मीटिंग का, जनरल मीटिंग का। तो फिर आप उस पर जाओ एक्ट वाले तरीके, पहले अपने आर्टिकल को देखो। तो पहले किसको देखना है? आर्टिकल को। सेक्शन 6 ये बोलता है वैसे तो आर्टिकल का, एमओए का, रेजोल्यूशन का, किसी एग्रीमेंट का एक्ट के साथ अगर कॉन्ट्राडिक्शन बचता है तो एक्ट विल प्रिवेल ओवर दीज थिंग्स। बट अगर सेक्शन ही तुम्हें फ्रीडम दे रहा है कि भाई एओए एमओए को सुपीरियरिटी दो और एक्ट को साइड रखो, तो फिर उस पर्टिकुलर सेक्शन के लिए एओए एमओए ऊपर हो जाएंगे, एक्ट नीचे हो जाएगा। और ऐसा ही सेक्शन 50 में लिखा गया है। कॉल्स इन एडवांस के लिए एक्ट कुछ नहीं बोल रहा, बोल रहा पहले आर्टिकल को इज्जत दो। तो आर्टिकल में देखो प्रोविजन था या नहीं था। तो जब इन्होंने फॉर्मेशन किया था कंपनी का, उस समय इन्होंने प्रोविजन नहीं डाला था। तो ये पूछना चाह रहे हैं क्या ये सेक्शन 6 के हिसाब से वॉइड हो गया? नहीं, क्योंकि सेक्शन 50 तो खुद ही बोल रहा है ओनली इफ ऑथोराइज्ड बाय आर्टिकल। एक्ट बोल रहा है भाई कॉल्स इन एडवांस तब एक्सेप्ट होंगी जब आर्टिकल बोलेगा। तो यानी पहली प्रायोरिटी किसको मिल रही है? आर्टिकल्स को। अगर कंपनी अपने आर्टिकल में लिख दे भाई हम कॉल इन एडवांस एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तो फिर वो नहीं करेगी, कोई बात नहीं, दिस प्रोविजन इज एब्सोल्युटली वैलिड, ये प्रोविजन वॉइड नहीं माना जाएगा, ठीक। तो दिस कैन नॉट बी कंसीडर्ड एज वॉइड। और लास्ट क्वेश्चन ये है, स्टेट द लीगल प्रोविजन इन रिस्पेक्ट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ सॉल्वेंसी। जब आप बायबैक करते हो तो आपको ना एक डिक्लेरेशन ऑफ सॉल्वेंसी फाइल करनी होती है इन द फॉर्म नंबर SH9। इसका फॉर्म नंबर मैं बोलूंगा, याद कर लेना, भले ही सबसेक्शन याद ना रहे आपको, बट डिक्लेरेशन ऑफ सॉल्वेंसी का फॉर्म नंबर रहेगा SH9। और इसके अंदर आपको डिक्लेयर करना होता है दैट वी आर वेरी मच सॉल्वेंट इनफ, कि हम बायबैक कर लेंगे, उसके बाद भी हमारे पास इतने फंड्स अवेलेबल रहेंगे दैट वी विल बी एबल टू रीपे आवर क्रेडिटर्स एंड एवरीथिंग। तो इसके लिए फिर तुम्हें डिक्लेरेशन भी लगानी पड़ेगी जो कि वेरीफाइड होगी बाय एन एफिडेविट, कि तुमने जो भी सारी चीजें दी हैं वो एकदम ट्रू करेक्ट है और तुम अगले आने वाले 1 साल के अंदर अंदर इंसॉल्वेंट नहीं हो जाओगे। भैया इतने पैसे हम पे हैं कि बायबैक करने के बाद भी हमारे पास बहुत पैसे हैं, ठीक है। एंड डिक्लेरेशन को साइन कौन करेगा? एटलीस्ट 2 डायरेक्टर ऑफ द कंपनी, आउट ऑफ विच 1 शैल बी MD, अगर कंपनी में MD है तो, ठीक। सिंपल सिंपल। ये थे आपके क्वेश्चंस फॉर शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर्स। कुछ क्वेश्चंस मैंने इंटेंशनली रोके हैं, ये वाले जो लिमिट्स वाले क्वेश्चन थे, तो इनको अलग से ही ना मैं बिल्कुल एक सिंगल अलग अलग सारी वीडियो बना के डाल दूंगा, मोस्ट प्रोबेबली कल ही डाल दूंगा मैं उसको, ठीक है। तो उसको भी देख लेना और उसके बाद ये वाला चैप्टर हो जाएगा समाप्त। कल अपन करेंगे क्वेश्चंस ऑफ द चैप्टर डिविडेंड, ठीक है। डिविडेंड का भी एक क्वेश्चन श्योर शॉर्ट पेपर में आएगा 110% तुमको पेपर में मिलेगा डिविडेंड का क्वेश्चन, और उससे न्यूमेरिकल भी आ जाते हैं। तो न्यूमेरिकल भी कल ही करा दूंगा उसके साथ ही, और जो थ्योरी वाले क्वेश्चन है वो भी करा दूंगा क्योंकि वो छोटा चैप्टर है, ठीक है। डन 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 डन। चलो तो फटाफट से लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर कर देना, लाइक कर देना, कमेंट कर देना। दिस इज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच, टेक केयर, टाटा, बाय बाय, एंड keep working very very hard as someone somewhere is waiting for success. Thank you so much, tata, bye.
MCQ वगैरह का मैं तुम लोगों को अपडेट दे दूंगा। टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप जो है वो डिस्क्रिप्शन में तुमको लिंक दिया हुआ है, वो दोनों ज्वाइन कर लेना। कब MCQs रहेंगे, क्या रहेगा, जो भी इंफॉर्मेशन रहेगी वो दोनों जगह आ जाएगी, तो ज्वाइन कर लेना। ठीक।